हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द स्टडी आईक्यूज यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है विशाल चौहान और हिस्ट्री की अपनी इस सीरीज में आज हम एक और टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। आज हम जो प्रीवियस ही टॉपिक हमने खत्म किया है, सिविल अपराइजिंग्स बिफोर 1857, उसका पार्ट 2 लेकर आए हैं। यानी जो हम सिविल अपराइजिंग्स के एग्जाम्पल्स देख रहे थे, उन्हीं एग्जाम्पल्स को आज हमें कंटिन्यू करना है। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले मैं स्टूडेंट्स को बताना चाहूंगा कि अगर उन्होंने मेरे प्रीवियस सेशंस अभी तक नहीं देखे हैं, सो मेक श्योर दे वॉच ऑल दोज सेशंस। उन सभी सेशंस को देखने के लिए मेरे पूरे सभी वीडियोस की जो प्लेलिस्ट है, उसका लिंक इस वीडियो के नीचे जो पिन्ड कमेंट है उसमें भी अवेलेबल है। अगर आप स्टडी आईक्यू की यूट्यूब चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लस अगर आप सिंपली जो है वो यूट्यूब के सर्च बार पे विशाल चौहान सर्च करते हैं तो आपको प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो मिल जाएगा। राइट, पिछले सेशंस देखना आपके लिए क्यों ज़रूरी है, मैं हर बार क्यों फोर्स करता हूँ आपको पिछले सेशंस देखने के लिए, क्योंकि आपको समझना पड़ेगा। अगर आप मेरे सेशंस को फॉलो करना चाहते हैं तो आपको मेरी जो टीचिंग की फिलॉसफी है उसे समझना पड़ेगा। आपको समझना पड़ेगा कि किस तरह हम सभी फैक्ट्स को तो इकट्ठा कर ही रहे हैं, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा कॉन्सेप्ट्स को बिल्ड करना हमारी जो है वो प्रायोरिटी है। सो कॉन्सेप्चुअल एज वेल एज फैक्चुअल नॉलेज को जोड़कर चलना ही हमारी जो है वो प्रोफेसी है। राइट, उसके अलावा अगर आप स्टडी आईक्यू की लर्निंग एप्लीकेशन को इंस्टॉल करते हैं तो उस पर सीएससी से रिलेटेड एक थोरो कोर्स आपको अवेलेबल है। राइट, एंड फॉर दैट मैटर अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जामिनेशन के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं तो सभी के लिए कुछ ना कुछ वहाँ पर आपको आपके इंटरेस्ट का मटेरियल मिल ही जाएगा। सो मेक श्योर यू इंस्टॉल दैट एप्लीकेशन। राइट, उसके अलावा आप जो है वो वीडियोस को देखिए, वीडियोस के नीचे कमेंट छोड़िए, अपना फीडबैक दीजिए, कहाँ पर आपको अच्छा लगा पॉइंट, कहाँ पर बुरा लगा, क्या बात आपको सही लगी, क्या बात आपको गलत लगी। ठीक है, आपका ओपिनियन, आपका फीडबैक जो है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। प्लस जो मैं सवाल बीच बीच में पूछता हूँ उनके जवाब भी आपको देने हैं। ठीक है, सो आइए आज का हम जो है वो टॉपिक शुरू करते हैं। और जैसा कि आप लिखा हुआ देख सकते हैं यहाँ पर, अपराइजिंग्स इन गंजम एंड गमसूर 1835 से 37 तक हमें समझना है। ठीक है, लेकिन आज के टॉपिक पर बढ़ने से पहले अगर आप डायरेक्टली इस टॉपिक पर आ गए हैं, इसका जो जस्ट पीछे वाला बैकग्राउंड वाला यानी पार्ट 1 अगर आपने नहीं देखा है, सो मैं आपको बताना चाहूंगा कि पहले पार्ट 1 को जो है वो पूरा थॉरोली देखिए। उसमें मैंने समझाया था कि किस तरह अंग्रेजी सरकार ने इकोनॉमिकली एक्वायर किया है धीरे धीरे भारतीय टेरिटरीज को, और वो इकोनॉमिक जो है वो अपना कॉलोनाइजेशन करने के लिए भारत पर उन्हें पहले जो है वो धीरे धीरे पैर पसारने पड़े। तो जितने भी कोस्टल लाइन, ये जो सब सिविल रिबिलियंस हमें देखने को मिलेंगी ना, चाहे वो 18वीं शताब्दी के अंतिम दशक हों या 19वीं सेंचुरी के शुरुआत के जो डेकेड्स हैं, इनमें जो हमें यानी कि 1857 से पहले के जो हमें सिविल अपराइजिंग्स देखने को मिलेंगे, मेजॉरिटी ऑफ दीज ये हमें कहाँ देखने को मिलेंगी? कोस्टल रीजन में। क्यों? क्योंकि पॉलिटिकल एक्विजिशन का जो प्रोसेस मैंने आपको समझाया अंग्रेजों का, मैंने उसमें बताया था कि सबसे पहले उन्होंने जो कोस्ट लाइन है इंडिया की, उनको एक्वायर किया। क्यों? क्योंकि भारत में अपनी कॉलोनी जमाने का क्या मतलब है बेसिक, उनका क्या मतलब है बेसिक? क्योंकि भारत से ट्रेड करना है उन्हें, यानी भारत में तैयार सामान या भारत का जो कच्चा सामान है उसका एक्सपोर्ट करना है और भारत में तैयार सामान का इंपोर्ट करना है। या अगर भारत में बाहर से कोई कच्चा सामान लाया जा रहा है, सो दैट मीन्स इंपोर्ट एक्सपोर्ट करना है बेसिकली उन्हें, यानी ट्रेड करना है। सो ट्रेड करने के लिए अब जमीनी मार्ग से तो ट्रेड वो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम में जो जमीनी मार्ग की लड़ाई है वो तो पिछले 1000 सालों से चली रही है, 1000-1500 साल से चली रही है। कहां पर? जो सेंट्रल एशिया, मिडल ईस्ट का जो रीजन है, ठीक है, भूमध्य सागर यानी मेडिटेरेनियन सी से लगता हुआ रीजन, बोथ अफ्रीका, यूरोप और एशिया का, उसके अलावा रेड सी से लगते हुए सऊदी और अफ्रीका के रीजन, इन सब पे जो है वो कॉन्क्वेस्ट बहुत समय से चल रहा है इस्लाम और क्रिश्चियनिटी के बीच में। सो दैट मीन्स भारत के नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर से वो जमीनी मार्ग से यूरोप तक ट्रेड तो कर ही नहीं सकते, स्कोप ही नहीं है। कर सकते हैं लेकिन मुनाफा कमाने का स्कोप नहीं है। दैट मीन्स तभी तो उन्होंने सी राउट ढूंढा। सी रूट से वो कहां कहां ट्रेड कर रहे हैं? भारत के पेनिनसुला की जो प्रोटूडेंस है इंडियन ओशियन में, उस चीज का फायदा क्या है कि भारत जो है वो ईस्टर्न एशिया से वेस्टर्न एशिया को या अफ्रीका को कनेक्ट कर देता है। राइट, सो दैट मीन्स ईस्टर्न एशिया से समंदर के रास्ते से ट्रेड आएगा भारत, भारत से समंदर के रास्ते से ट्रेड जाएगा सऊदी या वेस्टर्न एशिया के अन्य पोर्ट सिटीज तक,
यह अफ्रीका तक जा सकता है। और अब अंग्रेजों ने और शुरुआत में पुर्तगालियों ने तो केप ऑफ गुड होप से जो है वो रास्ता ढूंढ लिया यूरोप तक के लिए, डायरेक्ट सी रूट। सो दैट मीन्स जो पोर्ट सिटीज हैं भारत की, उनको एक्वायर करना अंग्रेजों के लिए बहुत जरूरी है। और अंग्रेजों के पास उस तरह की अभी तक इकोनॉमिक शक्ति नहीं है या पॉलिटिकल शक्ति नहीं है। कब? 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में और 19वीं शताब्दी के शुरुआती दशकों में, यानी 1857 से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के पास उस तरह की पॉलिटिकल शक्ति नहीं है कि छोटे से छोटे फ्यूडलिस्टिक लॉर्ड को हटाकर उसकी जगह अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप किया जाए। इसीलिए उन्होंने पहली बड़ी पॉलिटिकल शक्तियों को हराया, बंगाल को हराया, अवध को सबडू किया, दिल्ली के मुगलिया सुल्तान को अपने कंट्रोल में लाए, मराठों को अपने कंट्रोल में लाए, सिखों को अपने कंट्रोल में लाने की उन्होंने कोशिश करी। पहले बड़ी बड़ी शक्तियों को हराया, और जब बड़ी बड़ी शक्तियां हार गई तो छोटी शक्तियों ने अपने आप ही धीरे धीरे सरेंडर कर दिया। जिसने सरेंडर नहीं किया उनके खिलाफ कई तरह की पॉलिसीज का इस्तेमाल किया उन्होंने। लेकिन बेसिकली अंग्रेज चाहते क्या थे कि कम से कम एफर्ट में, कम से कम एक्सपेंस में ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटिकल और इकोनॉमिक कंट्रोल आए भारत पर। और भारत पर अगर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल कंट्रोल करना है तो भारत के ट्रेड को क्रिपल करना पड़ेगा। भारत के ट्रेड को क्रिपल करना है तो कोस्टल लाइन के जितने भी ट्रेडिंग पॉइंट्स हैं उन सबको अपने कंट्रोल में लाना पड़ेगा। दैट मीन्स जो कि इंपॉर्टेंट शहर है वो तो उन्होंने डायरेक्ट जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन बसा लिया, जैसे कि कैलकाटा, मद्रास हो गया, बॉम्बे है, ठीक है, यहां पर उन्होंने अपना खुद का एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर लिया। लेकिन उसके अलावा जो और भी बहुत सारे भारतीय शासकों द्वारा शासित जो पोर्ट टाउन्स हैं उन पर कंट्रोल करने के लिए, उन पर डायरेक्ट एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप करने के लिए अंग्रेजों के पास फोर्सेस अवेलेबल नहीं है। सामर्थ्य है लेकिन वो करना नहीं चाहते। वो ये चाहते हैं कि अगर किसी तरह की ट्रीटी से कोई डिप्लोमेटिक तरीके से काम हो जाए तो आसानी से हो जाएगा ना काम, क्योंकि अंग्रेजों को एक बैलेंस बना के रखना है ना। उनको बैलेंस इसलिए बना के रखना है क्योंकि अगर वो सभी को ही गुस्से में ला देंगे, यानी भारत की सोसाइटी के सभी वर्गों को अगर वो अपने अगेंस्ट कर देंगे तो एक रिवोल्ट खड़ा हो जाएगा उनके खिलाफ, जिससे निपटना उनको मुश्किल हो जाएगा। तो अंग्रेजों को करना क्या है? ट्रेड करना है, तो अपनी मुश्किलें कम से कम बढ़ानी है, प्रोसेस को स्मूथ रखना है। इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा दे रिलाइड, जितना उन्होंने युद्ध पे रिलाई किया उतना ही उन्होंने डिप्लोमेटिक तरीकों पे भी रिलाई किया। बड़ी शक्तियों को युद्ध से हराया, छोटी शक्तियों को डिप्लोमेसी से हराया उन्होंने। तो ये जितने भी भारतीय शासकों द्वारा शासित जो पोर्ट टाउन्स और सिटीज हैं, इन पर धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपनी जो है वो डिप्लोमेटिक कंट्रोल जो है वो स्थापित करना शुरू किया। और जो अंग्रेजों की पिछले टॉपिक में मैंने बताया था, इनका जो रेवेन्यू सेटलमेंट है, टैक्स कलेक्शन की नई स्कीम है, और जो नया जमींदारी वर्ग जो ये लेकर आए, नए मर्चेंट और नए मनी लेंडर्स जो ये लेकर आए हैं, उससे जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग ओल्ड ऑर्डर है वो नाराज था। सो ये बेसिकली देखिए, कहीं पर भी थ्रू आउट पूरी धरती पे, पूरी दुनिया पे कहीं भी जो डिस्प्यूट है ना, उसको आप जो है वो जनरलाइज कर सकते हैं डिस्प्यूट बिटवीन अ सर्टेन ओल्ड ऑर्डर एंड अ न्यू ऑर्डर। ठीक है, पुरानी जो सोच है और नई जो सोच है, पुरानी जो व्यवस्था है और नई व्यवस्था के बीच का मतभेद होगा। सो देखिए, मतभेद कब है? जब बदलाव आया तभी तो मतभेद है ना। अगर बदलाव आएगा ही नहीं तो मतभेद क्यों होगा? सोच के देखिए, राइट। अब सिंपल सी अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि जब आप लोग छोटे थे, ठीक है, और आपके ग्रैंड पेरेंट्स, जब आप लोग स्कूल जाया करते थे, ठीक है, तो ग्रैंड पेरेंट्स जो है वो हमें ये कहानियां सुनाते थे कि हमारे टाइम में स्कूल तो हुआ ही नहीं करते थे। अगर स्कूल जाना भी होता था तो कई किलोमीटर पैदल जाना, और मतलब नदी, ये खाइयां जो है वो पार करके जाया करते थे। यही इसी तरह की कुछ सिमिलर स्टोरी आपके पेरेंट्स भी सुनाते होंगे, लेकिन उनके टाइम में डिफ़िकल्टी थोड़ी कम हो गई होगी। और यही स्टोरी अब आपकी भी है कि हम जो स्कूल जाते हैं, हमारे तो इतना वॉकिंग डिस्टेंस में है, इतनी एक्सेसिबिलिटी में, इतने सारे साधन आ गए हैं। तो जो पुरानी जनरेशन है ना, उनको हमेशा नई जनरेशन से समस्या रहेगी, ठीक है, क्योंकि बदलाव हुआ है, नेचर का रूल है चेंज। और जब भी चेंज होगा तो जो पुराना ऑर्डर है और जो नया ऑर्डर है उसमें मतभेद होगा। तो अंग्रेजों का आना या अंग्रेजों का भारत में इकोनॉमिक सिस्टम नया लेकर आना है, नया रेवेन्यू सिस्टम लेकर आना, एक बदलाव था, एक रेडिकल बदलाव था। तो जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग जो ओल्ड ऑर्डर था, जो
पुराना जमींदारी, एरिस्टोक्रेसी और रायत के बीच का जो रिलेशन था वो डिस्टर्ब हो गया। ठीक है, सो जो जमींदार थे, जो रूलिंग क्लास थी, जो प्रीस्टली थी, उनके हक मारे गए। पीजेंट्री पहले भी पिस रही थी, पीजेंट्री अब भी पिस रही है। पीजेंट्री तो पुराने ऑर्डर के खिलाफ भी जो है वो दंगा करा करती थी, रिवोल्ट करा करती थी। पीजेंट्री ने अब नए ऑर्डर के खिलाफ भी रिवोल्ट किया, लेकिन अब फर्क इतना आ गया कि अब पीजेंट्री को हथियार और सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जमींदार और रूलिंग क्लास का सपोर्ट भी था, इसीलिए हमें ये अलग अलग रिबेलियंस देखने को मिलते हैं। तो अब कनेक्ट करते हैं इस चीज को अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसी से कि हमें जितने भी पोर्ट सिटीज हैं जो भारतीय शासकों द्वारा शासित हैं उनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाने हैं। तो उन्होंने वहां पर जो भी पोर्ट सिटी होगा, मान लीजिए कर्नाटक, अब कर्नाटक के नवाब को तो अंग्रेजों ने अपना कठपुतली बनाया है एंग्लो कर्नाटक युद्ध में, राइट। जब उन्होंने फ्रेंच को हरा दिया और कर्नाटक के अपनी तरफ से उन्होंने कठपुतली कर्नाटक का नवाब बैठाया, तो जो कर्नाटक के नवाब के अंडर जो उसके जमींदार होंगे, उसके जो फ्यूडल जमींदार हैं, वो तो पहले जवाब देते कर्नाटक के नवाब के, लेकिन अब कर्नाटक के नवाब किसके अंडर है? अंग्रेजों के। तो कर्नाटक के नवाब ने जो रेवेन्यू सिस्टम बनाया हुआ था वो ओल्ड ऑर्डर था, लेकिन अंग्रेजों ने कर्नाटक के नवाब को रिप्लेस किया और दीवानी उनके कंट्रोल में आने लगी धीरे धीरे, तो वो नए रेवेन्यू सिस्टम लेकर आए। तो कर्नाटक यानी आरकोट के रीजन के जितने भी वहां के लोकल छोटे छोटे जमींदार हैं वो इस चीज से परेशान हो गए। क्यों? क्योंकि उनकी शक्तियां धीरे धीरे कम हो गई और हमें वहां पर समय समय पर अलग अलग जो है वो रिबेलियंस देखने को मिलते हैं। उन्हीं के एग्जाम्पल्स हैं ये। आरकोट उनमें से एक है। क्यों? क्योंकि आरकोट वॉज वन ऑफ द फर्स्ट भारतीय राज्य जिस पर जो है वो डायरेक्ट, या आप बोल सकते हैं कि आरकोट वॉज द फर्स्ट भारतीय राज्य जिस पे अंग्रेजों ने, जिसकी पॉलिटिक्स में अंग्रेजों ने डायरेक्ट या यूरोपियंस ने डायरेक्ट मेडलिंग करनी शुरू करी थी, राइट। मैंने आपको पढ़ाया था ना कर्नाटक युद्ध में निजाम और आरकोट और मराठे, और उसके बाद मैसूर के साथ हमने कनेक्ट किया था। तो दक्षिण भारत क्यों इंपॉर्टेंट है? दक्कन के नीचे, कावेरी के नीचे का जो रीजन है, कार्डमम हिल्स, इलायची की पहाड़ियां, ठीक है, अन्नामलाई की पहाड़ियां, नीलगिरी की पहाड़ियां, इन पहाड़ियों में मसाले उग रहे हैं बहुत। प्लस ये भारतीय पेनिनसुला का अंतिम पार्ट है। सो साउथ ईस्ट एशिया से आने वाला ट्रेड यहाँ पर रीच करता है और इधर से जो है वो कहाँ जाता है, कहाँ तक जाता है? ईस्ट वेस्ट एशिया तक, राइट। सो दैट मीन्स ये ट्रेडिंग पोर्ट भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ के जो जमींदार हैं वो बहुत शक्तिशाली भी रहे होंगे, ठीक है, यहाँ के शासक भी शक्तिशाली रहे होंगे और उनके जमींदार भी। और जब जमींदारों के हक मारे गए तो उन्होंने रिवोल्ट किया। उन्हीं के एग्जाम्पल्स हमें देखने हैं। तो ये बैकग्राउंड ऑलरेडी हमने प्रिपेयर किया हुआ है, अब हमें बस इस बैकग्राउंड में एग्जाम्पल्स सेट करते जाने हैं। तो उसमें से सबसे पहला एग्जाम्पल जो आज हम देख रहे हैं वो है अपराइजिंग्स इन गंजाम एंड गमसूर। पहला पॉइंट देखिएगा, इन द नदन सिरकार गंजाम एंड इट्स एडजॉइनिंग रीजन्स रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। नॉर्दर्न सिरकार की बात आ गई। सिरकार इज अगेन अ कोस्टल रीजन। कौन सी कोस्ट लाइन पे? ईस्टर्न कोस्ट लाइन पे। कहां पर? उड़ीसा और आंध्र के जो आंध्र का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है, यानी उड़ीसा के जस्ट नीचे, यहाँ जहां से बंगाल की कोस्ट लाइन खत्म होती है और उड़ीसा की कोस्ट लाइन शुरू होती है और आंध्र की कोस्ट लाइन शुरू होती है, वो आपका सरकार रीजन है। सो जो नॉर्दर्न सरकार है वो इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया ना, जिसके पास नॉर्दर्न सरकार है वो वहां से बैठ के बंगाल से होने वाला ट्रेड और मद्रास से होने वाला ट्रेड दोनों को रेगुलेट कर सकता है। तो बंगाल अंग्रेजों की स्ट्रांग होल्ड, फोर्ट क्या बोलते हैं उसको, विलियम्स और फोर्ट सेंट डेविड, बंगाल और यानी कलकत्ता और मद्रास अंग्रेजों की स्ट्रांग होल्ड। अब बीच में उन्हें कोई एक स्ट्रांग होल्ड और चाहिए थी, वो था सरकार का रीजन, ठीक है। तो सरकार का रीजन भी अगर अंग्रेजों के कंट्रोल में आ जाए तो ये पूरा ट्रेड उनका बिल्कुल स्मूथली चलेगा, ठीक है, यानी बंगाल और मद्रास के ट्रेड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्लस दूसरी चीज ये, अब आपको देखना है कि भारत की पॉपुलेशन का सेटलमेंट कैसे हुआ है। बहुत देखिए, मैंने बोला ना इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच। हिस्ट्री को पढ़ना है, ज्योग्राफी को जोड़ना है, हिस्ट्री में हिस्ट्री को पढ़ना है, पॉलिटी को जोड़ना पड़ेगा आपको, इकोनॉमिक्स को जोड़ना पड़ेगा आपको, सोशियोलॉजी को जोड़ना पड़ेगा, एंथ्रोपोलॉजी को जोड़ना पड़ेगा, तब जाके आपका कोई एक सब्जेक्ट प्रिपेयर होगा। चाहे आप पॉलिटी पढ़ रहे हैं, सभी चीज़ों को जोड़ना पड़ेगा, सारे क्या बोलते हैं सोशल साइंसेस को। इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच, या दोनों इंट्रा डिसिप्लिनरी एज वेल एज इंटर डिसिप्लिनरी, दोनों अप्रोचेज आपको रखनी पड़ेंगी।
हिस्ट्री के अंदर के जो पार्ट है, पॉलिटिकल हिस्ट्री, सोशल हिस्ट्री, रिलीजियस हिस्ट्री, ठीक है, और एडमिनिस्ट्रेटिव हिस्ट्री, इन सारे हिस्ट्री को समझने के लिए हिस्ट्री के अंदर के यानी इंट्रा डिसिप्लिनरी अप्रोच रखनी पड़ेगी। प्लस हिस्ट्री को समझने के लिए आपको ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स को भी यानी कि इंटर डिसिप्लिनरी अप्रोच भी लेना पड़ेगा। तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है, जुड़े रहिए मेरे साथ, धीरे धीरे सारी चीज़ें आपको समझाऊंगा। लेकिन भारत की ज्योग्राफी पे एक बच्चा कह रहा था कि सर ज्योग्राफी पे सेशन लेकर आइए, लाऊंगा ज्योग्राफी पे सेशन। आपको मेरे भारत के जो इतिहास पढ़ाने का जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो तभी अच्छे से समझ आएगा जब एक बार आप भारत की बेसिक जो ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं एक बार उस पर अगर आप मास्टरी ले आए। यानी कि सरकार वाला रीजन अंग्रेजों के लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप ड्रेनेज सिस्टम देखिए, गंगा यमुना का ड्रेनेज सिस्टम आकर कहां जुड़ रहा है, कहां आकर जुड़ रहा है, बे ऑफ बंगाल, लेकिन बंगाल के क्षेत्र से, ठीक है। दैट मीन्स जिस डायरेक्शन में नदी का बहाव होता है ना, उसी डायरेक्शन में पॉपुलेशन का बहाव भी होता है, ठीक है। भारतीय उपमहाद्वीप पे ये बात लागू है, पूरी दुनिया पे ये बात लागू है, नदी की डायरेक्शन के साथ पॉपुलेशन मूव करती है। गंगा यमुना का जो द्वाब है वहां से शुरू होते हुए पॉपुलेशन की डेंसिटी बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, और फाइनली बंगाल के क्षेत्र में सबसे ज्यादा डेंस पॉपुलेशन रही पहले। सिमिलरली जहां पहले क्या था, जहां पर पॉपुलेशन ज्यादा वहां पर इकोनॉमी भी ज्यादा, तो गंगा यमुना द्वाब में दिल्ली के क्षेत्र से बढ़ते हुए बंगाल के क्षेत्र तक आप जाएंगे तो आपको इकोनॉमी भी स्ट्रांग होती हुई नजर आएगी। तो मुगलिया सल्तनत का सबसे अमीर जो अगर सूबा था तो वो बंगाल था, दिल्ली द्वाब नहीं था अमीर सूबा बंगाल था, ठीक है, लेकिन था वो दिल्ली मुगलिया सल्तनत के कंट्रोल में, ठीक है। सिमिलरली अगर आप विंध्या रेंज से नीचे जाओगे, ठीक है, तो जो महानदी और उनसे जुड़ी हुई जितनी भी नदियां हैं उनका जो ड्रेनेज सिस्टम है वो आपको सरकार ले जाएगा, राइट। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन है और यहाँ की जो इकोनॉमी है वो इन नदी तंत्र के हिसाब से मूव करते हुए सरकार की जो कोस्ट लाइन है वहां तक जा रही है। इसलिए सरकार की कोस्ट लाइन इंपॉर्टेंट थी ताकि जो महानदी यानी कि बुंदेलखंड और विंध्या के रीजन से जितना भी माल प्रोड्यूस हो रहा है, या यहाँ बुंदेलखंड और विंध्या की रेंज प्लस जो उड़ीसा के जो जंगल से लेकर सरकार तक के रीजन का जो पूरा जो रीजन है, ये जो ज्योग्राफिकल बेल्ट है मध्य प्रदेश और उड़ीसा, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा की ये जो पूरी की पूरी इकोनॉमिक बेल्ट है, इस बेल्ट से जितने भी रिसोर्सेज इकट्ठा हो रहे हैं उनका जो है कंक्लूजन आपको सरकार में देखने को मिलेगा, क्योंकि एक्सपोर्ट और इंपोर्ट सरकार से हो रहा है इस ड्रेनेज बेल्ट का, इसलिए इसको कंट्रोल करना जरूरी है। नीचे मद्रास की जो ड्रेनेज बेल्ट है वो क्या है, कृष्णा कावेरी गोदावरी की ड्रेनेज बेल्ट, ठीक है। कृष्णा कावेरी गोदावरी की ड्रेनेज बेल्ट जो है आपकी वेस्टर्न कोस्ट से ईस्टर्न कोस्ट की तरफ जो मूव कर रही है उसको अंग्रेजों को कंट्रोल करना जरूरी है, इसलिए वहां पर मद्रास, पौंडीचेरी, ये सब सिटीज जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस कंटेक्स्ट में समझना शुरू करेंगे जब आप भारतीय ज्योग्राफिकल फीचर्स को भारत के इतिहास के साथ जोड़ेंगे, इंटरडिसिप्लिनरी अप्रोच, तब जाके आपका कोई कॉन्सेप्ट जो है वो थॉरली प्रिपेयर होगा। तो मैं ज्योग्राफी पे सेशन लाऊंगा, आपको बताऊंगा छोटी छोटी चीज़ें, आपको समझना सिखाऊंगा। भारत के फिजिकल मैप को तो ऐसे दीवार पर चिपका लीजिए और रोज उसको जो है वो सुबह शाम धूप टिका किया कीजिए। कहने का मतलब भारत का फिजिकल मैप लगा लो और उसको रोज सुबह शाम देखना शुरू करो, छोटे छोटे फिजिकल फीचर्स को भारत के। इनफैक्ट फॉर दैट मैटर अपने कमरे में जहां पर भी आपकी स्टडी है, फिजिकल मैप्स भारत का भी और विश्व का भी, भारत का पॉलिटिकल, विश्व का भी पॉलिटिकल, ये 4 मैप तो आपके दीवार पर मौजूद होने चाहिए। और आपके ऐसे नहीं कि कोई ब्लॉकेज है, जहां भी आप पढ़ने बैठ रहे हैं आपकी नज़र के सामने होने चाहिए। जैसे ही आपको कोई नई चीज़ समझ आई, कोई भी नया टॉपिक, कोई भी नया कॉन्सेप्ट समझ आया, उसका ज्योग्राफिकल देखिए कहाँ पर है, और देखिए भारत की ज्योग्राफिकल फीचर्स का उस पर्टिकुलर घटना पे क्या असर हो रहा है, ठीक है, क्योंकि हो रहा है। मैं आपको धीरे धीरे क्लियर करूंगा ये चीजें ये, ठीक है। खैर नेक्स्ट चीज देखते हैं। सो हमने सबसे पहले देखा इन द नॉर्दर्न सिरकार्स गंजम एंड इट्स एडजॉइनिंग रीजन्स रोज इन रिवोल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल। तो ये गंजम और गमसूर वाले जो रीजन है ये नॉर्दर्न सिरकार में कोस्ट लाइन से लगते हुए रीजन है, प्रेजेंट डे उड़ीसा में, ठीक है। स्त्रीकर भांज, अ जमींदार ऑफ गमसूर इन गंजम डिस्ट्रिक्ट, रिफ्यूज टू पे रेवेन्यूज इन 1797। अब अंग्रेजों को 1765 में उड़ीसा, बिहार, बंगाल की दीवानी मिली,
दीवानी मिलने का मतलब क्या है, उन्होंने अपने हिसाब से रेवेन्यू सिस्टम जो है वो कन्वर्ट किया और लगान जो है वो अपने हिसाब से लगवाया उन्होंने। तो जो पहले नवाब लगान ले रहे थे जमींदारों से, वो उससे रिलेटिवली कई गुना ज्यादा अंग्रेजों ने जो है वो लगान लेना शुरू किया। तो शुरुआती कुछ सालों तक तो जमींदार दे सके, लेकिन धीरे धीरे जमींदार जो है वो बैंकरप्ट होने लगे। तो अंग्रेज यही तो कर रहे थे ना, कि धीरे धीरे जमींदार बैंकरप्ट हो जाए। भारत में क्या अमीर मर्चेंट्स की या जमींदारों की कमी थी? नहीं थी ना। अगर एक जमींदार टैक्स देने में नाकाम हो जाए तो उसको रिप्लेस करके दूसरे को बिठा दो, फिर उसके रिसोर्सेज को ड्रेन करो, वो हट जाए फिर तीसरा आ जाएगा, उसके रिसोर्सेज को ड्रेन करो। तो यही तो सीरीज चलाई हुई थी ना अंग्रेजों ने। ठीक है, तो यहां पर भी वही हुआ। ठीक है, गमसूर का जो जमींदार है स्त्रीकर भांज, ये टैक्स देने से मना कर दिया उन्होंने 1797 में। इन 1800 ही ओपनली रिबेल्ड एंड डिफाइड द पब्लिक अथॉरिटीज। 1800 में उन्होंने रिबेल कर दिया। ठीक है, स्नोथग्रास एक अंग्रेजी अफसर है, एन ऑपरेसिव एंड करप्ट कलेक्टर। स्नोथग्रास एक कलेक्टर है, वाज रिप्लेस्ड टू सप्रेस द इंसर्शन। नेक्स्ट देखिएगा, स्त्रीकरा was joined by जलानी देव ऑफ विजयनगर, जिसको पोडकी मेदी, एंड जगन्नाथ देव ऑफ प्रतापगिरी, जिसको चिनकी मेदी भी कहा जाता है। ये सारी सिटीज अगर आप आज प्रेजेंटली देखेंगे तो आपको ये उड़ीसा के रीजन में मिलेंगी और ये कोस्ट लाइन के आसपास के एरिया हैं। तो देखिए, अंग्रेज कर क्या रहे थे? अंग्रेज जो है वो भारतीय शासकों के टाइटल्स छीनते जा रहे थे। क्यों? क्योंकि उन्होंने भारतीय शासकों का कॉन्फिडेंस तोड़ना था। निजाम उनके लिए एक बड़ा शासक था। मराठा जो शिवाजी की फैमिली का जो डिसेंडेंट है, वो उनके लिए एक राजा के टाइटल का या शासक के टाइटल का जो है वो हकदार था अंग्रेजों के हिसाब से। अंग्रेज बेसिकली कर क्या रहे थे कि जो भारतीय नोबिलिटी है ना, उसमें टाइटल की बहुत इंपॉर्टेंस है। यानी खासकर राजपूतों में तो बहुत है ना कि राजा कौन रहेगा, महाराजा धीराज का टाइटल किसे मिलेगा, कुंवर का टाइटल, सवाई कौन है, माधवराव कौन रहेगा, राइट। खैर माधवराव तो नाम हो गया, लेकिन ये सब जो टाइटल्स हैं इसका राजपूतों में बहुत इंपॉर्टेंस था। नॉट जस्ट राजपूतों में, लेकिन टाइटल्स का इंपॉर्टेंट जो है वो मुस्लिम नोबिलिटी में भी बहुत ज्यादा था। तो अंग्रेज कर क्या रहे थे यहाँ पर कि जो मुगल्स के डिक्लाइन के बाद जो फ्यूडलिस्टिक राज्य इकट्ठा हो गए थे ना, बन गए थे छोटे छोटे, गोंडवाना जो डेवलप हो गया था उड़ीसा के एक क्षेत्र में, इसके जो छोटे छोटे जमींदार हैं इन्होंने अपने आप को राजा कहना शुरू कर दिया था, राइट। या इस तरह नहीं कहा, इस तरह कहा जाए तो गलत है, लेकिन जो छोटे छोटे सूबेदार थे या जो लोअर रैंक के सूबेदार को राजा का शासक दिया जा सकता है, माना जाएगा। ठीक है, कोई सूबे का सूबेदार है, कोई नवाब है, कोई नाजिम है, राइट, कोई दीवान है, तो उसको राजा का टाइटल दिया जा सकता है। लेकिन एक मियर रिटेनर, एक छोटा तालुकदार, वो भी अगर राजा का टाइटल लेकर बैठ जाए तो यहां पर जो एक्चुअल राजा है उसके टाइटल पर डायरेक्ट ये वार है। ये ईगो कॉम्प्लेक्स चल रहा था भारतीय शासकों में उस समय। अंग्रेजों ने इसी ईगो कॉम्प्लेक्स का फायदा उठाया। उन्होंने क्या किया कि ये जो छोटे तालुकदार या रिलेटिवली जो छोटी राज्य हैं, उनके जो चीफटेन्स हैं, उन्होंने जो राजा का टाइटल लिया हुआ था, उनका राजा का टाइटल हटा के जमींदारों का टाइटल देना शुरू किया उन्हें। ठीक है, इससे हुआ ये, मैंने बोला ना कि नया जमींदारों का वर्ग बना। एक एग्जाम्पल ये भी है कि जो नोबिलिटी थी, उनके राजा ये सब टाइटल हटाकर उनको जमींदारों के टाइटल देने शुरू करे और उनकी एक्टिविटी केवल जमींदारों की छोड़ दी, जमींदारों की बनाकर छोड़ दी। क्यों? क्योंकि पहले रेवेन्यू सिस्टम उनके कंट्रोल में आया अंग्रेजों के, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल कंट्रोल भी अंग्रेजों के पास आया। तो जो तालुकदार लेवल के या जो तालुका लेवल के जो एडमिनिस्ट्रेटर थे, जो अपने आप को राजा समझते थे और वो ये समझते थे कि मुगलिया सल्तनत जाने के बाद अब वो अपनी तालुका के सोवरेन शासक बनेंगे, वो सपना जो है वो अंग्रेजों ने तोड़ना शुरू कर दिया। क्यों? क्योंकि दूसरी साइड मुगलिया शक्ति गई तो दूसरी साइड अंग्रेज सोच रहे थे ना कि अब हम पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को पॉलिटिकल अधिकरण के नीचे लेकर आएंगे। लेकिन मुगलिया शक्ति के जाने के बाद जो छोटे छोटे शासक हैं या जो छोटे सूबेदार हैं या सूबेदार से नीचे जो तालुकदार वगैरह थे, वो सोच रहे थे कि हम अपने सोवरेन छोटे छोटे पैचेस तोड़ ले। तो ये फ्यूडलिस्टिक राज्य का नेचर होता है। ठीक है, कोई भी बड़ा राज्य टूटेगा तो जो छोटे छोटे टुकड़े बनेंगे वो सब अपने आप को सोवरेन घोषित कर देंगे। लेकिन यहां पर अंग्रेज कह रहे थे कि नहीं,
अगर कोई सोवरेन है तो सोवरेन होने का मतलब क्या है कि एडमिनिस्ट्रेशन और रेवेन्यू दोनों उस व्यक्ति के कंट्रोल में होगा, राइट। लेकिन अंग्रेज क्या चाहते थे कि रेवेन्यू पहले हमारे कंट्रोल में आए, फिर धीरे धीरे हमें एडमिनिस्ट्रेशन भी अपने कंट्रोल में लाना है। तो यही तो कॉन्फ्लिक्ट है न्यू ऑर्डर और ओल्ड ऑर्डर के बीच में। जो पुराना फ्यूडलिस्टिक ऑर्डर है और जो नया अंग्रेजों का इंपीरियलिस्टिक ऑर्डर था, इसी के बीच का जो फ्यूड है, यही इन सिविल रिबेलियंस का मेन जो है वो कॉज है, राइट। और इन्हीं के एग्जाम्पल्स के तौर पे हम ये सिविल रिबेलियंस पढ़ रहे हैं, ठीक है। और इन एग्जाम्पल्स में पढ़ते हुए हमें जो है वो अंग्रेजों की पॉलिसीज भी समझनी है, भारतीय जमींदारों या भारतीय शासकों की मजबूरियां, इनकी टैक्टिक्स, इनकी अंदर की जो पॉलिटिक्स हैं, जो इकोनॉमिक सिचुएशंस हैं, उन सब चीज़ों को भी धीरे धीरे प्रिपेयर करते जाना है। तो आज के इन सेशन से केवल आपको ये फैक्ट नहीं मिल रहा है कि कहाँ कहाँ पर जो है वो रिबेल हुए, ठीक है, कहाँ पर रिबेल्स उठे। हमें ये भी पढ़ना है कि साथ साथ में क्या क्या छोटा छोटा कॉन्सेप्ट, इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट क्या जुड़ा है, अंग्रेजों की तरफ से क्या पॉलिटिकल स्ट्रेटजी लगाई जा रही है, भारतीय शासकों का क्या मानना है। इन छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको तैयार करना पड़ेगा, आपको आंसर राइटिंग में बहुत फायदा करने वाली ये चीज़ें हैं, ठीक है। खैर आगे देखिए। सो दैट मीन्स ये कि जो स्त्री करा है उसके साथ अन्य जमींदार भी आकर जुड़ गए, ठीक है। इन 1804 जगन्नाथ देव वाज कैप्चर्ड एंड सेंट टू मसूलीपट्टनम। अब मसूलीपट्टनम जो है वो अंग्रेजों ने अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर रखा है। तुरंत मुझे कमेंट में बताएंगे, जो आप कमेंट में बोल रहे हैं ना, मुझे तुरंत कमेंट में बताइए कि मसूलीपट्टनम अंग्रेजों ने कब सेटअप किया, कब वहां पर अपनी फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, ठीक है। बट द इंग्लिश हैड टू असाइन सर्टेन डिस्ट्रिक्ट्स टू स्त्रीकर भांज। इन 1807 से 1808 धनंजय भांज सन ऑफ स्त्रीकर फोर्स्ड हिज फादर टू लीव द एस्टेट। अब देखिएगा यहां पर स्त्रीकर भांज को कुछ एस्टेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट के सर्टेन हिस्से अंग्रेजों को क्यों देने पड़े। अगर अंग्रेज चाहते तो स्त्रीकर भांज को मार सकते थे, वो हटा सकते थे, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया ना कि लोकल लोगों से अगर ट्रेड करना है, किससे, अंग्रेजों को, लोकल पॉपुलेशन से ना। लोकल पॉपुलेशन का भरोसा किस में है, स्त्रीकर भांज में, यानी वहां के लोकल लीडर में। अगर अंग्रेज उस लोकल लीडर को हटा देंगे इक्वेशन से, सो जो ट्रेड है वहां का, नेटिव ट्रेड है, क्या वो अंग्रेजों के साथ जुड़ेगा? नहीं ना। अंग्रेजों का काम क्या है, अपने ट्रेड को स्मूथ करना। अभी अंग्रेज किस फेज में है, अभी वो धीरे धीरे इकोनॉमिक जो है वो अपना एक्सपेंशन कर रहे हैं, फिर धीरे धीरे पॉलिटिकल एक्सपेंशन करेंगे, फिर फाइनली 1858 में आके उन्होंने पूरे भारत को अपना क्राउन का राज जो है वो घोषित कर दिया, ठीक है। लेकिन उस लेवल पर आने से पहले उन्हें भारत से जो है वो मुनाफा अपना बनाए रखना था, और भारत के लोकल, जो भारत की जो पीजेंट्री है, या जो भारत के जो बिल्कुल ग्राउंड लेवल पर जो ट्रेड नेटवर्क है, उससे जुड़े रहने के लिए नेटिव शासकों का साथ में रहना अंग्रेजों के लिए बहुत अनिवार्य था। इसीलिए स्त्रीकर भांज को डिस्ट्रिक्ट का छोटा सा हिस्सा दे दिया गया, ताकि एक लोकल्स के बीच में अंग्रेजों का कनेक्शन बना रहे, पहली चीज। और दूसरी चीज, जो लोकल्स की समस्याएं हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स हैं, वो अंग्रेजों तक ना पहुंचे। अंग्रेज मुनाफा चाहते थे लेकिन निजामियत नहीं चाहते थे ना, वो दीवानी चाहते थे, वो निजामियत नहीं चाहते थे अभी तक। धीरे धीरे वो निजामियत मतलब एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन नहीं चाहते थे वो अपने ऊपर, क्योंकि अभी उनके पास इतने आईसीएस ऑफिसर, अभी आईसीएस वाला कॉन्सेप्ट तो आया ही नहीं था, धीरे धीरे आएगा। या फॉर दैट मैटर अभी तक जो है वो उनके पास इतने जो है वो अंग्रेजी अफसर नहीं थे कि वो हर बड़ी या छोटी सिटी में अपना एडमिनिस्ट्रेशन सेटअप कर दे, इसलिए भारतीयों की भी बहुत आवश्यकता थी, ठीक है। तो स्त्रीकर भांज के बाद उनके लड़के आए, धनंजय भांज और सन ऑफ स्त्रीकर forced his father to leave the estate. धनंजय rebelled against English but was forced to surrender in June 1885. धनंजय ने रिबेल किया लेकिन उनको फोर्स कर दिया गया सरेंडर करने के लिए 1815 में। स्त्रीकर who had returned to गंजम was reappointed as जमींदार in a compromise with the government, ठीक है। वापस स्त्रीकर को अपॉइंट कर दिया गया। तो ये तो अंग्रेज बहुत पहले समय से कर ही रहे थे। क्या थी अंग्रेजों की बेसिक पॉलिसी? अगर एक लोकल शासक, उन्हें बेसिकली क्या चाहिए, उन्हें एक पॉपुलर लोकल शासक चाहिए जिसका इस्तेमाल करके वो जो लोकल ट्रेड है, जो लोकल लोग हैं, उनसे जुड़े रहें, राइट। इसीलिए एक पॉपुलर लोकल शासक वहां का चाहिए उन्हें, जो उनका कठपुतली भी हो, ठीक है। और अगर कोई प्रॉब्लम करेगा तो उसको हटा देंगे, दूसरा अपॉइंट कर देंगे। स्त्रीकर का लड़का आया धनंजय ने प्रॉब्लम करी, धनंजय को हटा दिया, स्त्रीकर को वापस अपॉइंट कर दिया, ठीक है।
नेक्स्ट देखिएगा, अच्छा स्त्रीकर को अपॉइंट किया। अब इसके बाद की घटना समझते हैं हम। He managed the estate between 1819 से 1830 but failing to liquidate the arrears retired in favor of his son धनंजय। 1819 से 1830 तक। अब यहां पर अब देखिए, हमें ना इतना कुछ याद नहीं रखना कि स्त्रीकर ने फिर वापस धनंजय को दे दिया था 1830 के बाद, इतनी कहानी थोड़ी याद रखनी है, लेकिन हमें कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है कि क्यों दिया। क्यों दिया? क्योंकि वो एरियर जो है वो, यानी बचे हुए ड्यूज को कंप्लीट नहीं कर सका अंग्रेजों ने। और अंग्रेजों का ये जो डेप्ट में फंसाने का जो पूरा चक्र है, ये समझना है हमें। स्त्रीकर आया, स्त्रीकर को हटाया, धनंजय आया, धनंजय को हटाया, फिर स्त्रीकर आया। ठीक है, कर क्या रहे हैं बेसिकली अंग्रेज? पहले स्त्रीकर से पैसे निपटाए जितने आ सकते हैं, फिर धनंजय आ गया, फिर धनंजय से पैसे निकाले। धनंजय ने अगर रिबेल करना चाहा, धनंजय को हटाया, स्त्रीकर को बिठाओ। स्त्रीकर आया 19 से लेकर 30 तक। ये जो है वो एरियर्स, यानी कि पिछले ड्यूज जो है वो नहीं, या समय पर जो है वो लगान, या जितना उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट हुआ था कि इतना आपको लगान देना पड़ेगा, वो नहीं कवर कर पाया, स्त्रीकर को हटा दिया, फिर धनंजय को बिठा दिया। यही तो कर रहे थे अंग्रेज। उनके पास जो है वो समय था, क्योंकि मैंने बोला ना, जैसे भारतीय शासक ये सोचते हैं कि अपने जीते जी जो मैं करना चाहता हूं ग्लोरी मेरे नाम हो, लेकिन जो अंग्रेजी मिलिट्री एरिस्टोक्रेसी है वो ग्लोरी अपने नाम ना चाहकर वो ग्लोरी क्राउन के नाम पे ढूंढ रहे थे, इन द नेम ऑफ क्राउन। अब क्राउन में शासक भी हर 5, 7, 8, 10 साल बाद बदल जाता है। ठीक है, और किसी पर्टिकुलर पोस्ट पे जो भी अधिकारी बैठा है वो भी कुछ समय बाद बदल ही जाएगा। किसी अंग्रेजी पोस्ट पे मान लीजिए भारत का जो गवर्नर है वो भी कुछ टाइम बाद बदल जाएगा। ठीक है, सो दे डिड एवरीथिंग इन द नेम ऑफ देयर क्राउन। ठीक है, तो ये जो यूनिटी है ना उनमें, ये अंग्रेजों को कामयाबी दिला गई, जो कि भारतीयों में नहीं थी। ठीक है, भारतीयों में आज तक ये एक मत नहीं बन सका कि किसके नाम पर हम कर रहे हैं। ठीक है, खैर ये एक अलग मुद्दा है, जाऊंगा मैं इस मुद्दे पर भी, लेकिन यहां पर आते हैं वापस। ठीक है, सो अंग्रेजों की ये पॉलिसी थी, और इसी पॉलिसी के, अब इस पॉलिसी को समझना है हमें, कॉन्सेप्ट ये है, और एग्जाम्पल है धनंजय और स्त्रीकर। अब एग्जाम्पल्स की क्या आपको इंपॉर्टेंस लग रही है? मेंस में अगर आपको सिविल रिबेलियंस के ऊपर आंसर लिखने को आएगा तो आप धनंजय स्त्रीकर का जिक्र करेंगे तो आपको ज्यादा नंबर मिल जाएंगे, लेकिन अगर आप कॉन्सेप्ट बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे तो एग्जामिनर आपके आंसर को पढ़ेगा ही नहीं। राइट, जरूरत है कॉन्सेप्ट आपको पता हो। उसमें अगर आप धनंजय और स्त्रीकर का एग्जाम्पल डाल दें, वर्ड लिमिट के अंदर रहते हुए सभी चीजों को कवर करते हुए अगर आप किसी तरह मैनेज कर लें, तो हो सकता है कि आधा, 1, पौना नंबर जो है वो आपको छूट कर मिल जाए एग्जामिनर के हाथ से। राइट, सो फैक्ट्स का फायदा वहां पहुंचता है, थोड़ा बहुत एग्जाम्पल, थोड़ा बहुत जो है वो नंबर एक्स्ट्रा छूट आता है एग्जामिनर के हाथ से। लेकिन अगर आपने कॉन्सेप्ट लिखा ही नहीं होगा तो एग्जामिनर नंबर आपको किस चीज के देगा? ठीक है, तो मेंस, मैंने बोला ना, यूपीएससी या फॉर दैट मैटर स्टेट का अगर आप कमीशन दे रहे हैं, जो एक्चुअल लड़ाई होती है वो मेंस होती है। यूपीएससी में प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का है, और लगभग बहुत सारे राज्यों में जो यूपीएससी के पैटर्न को फॉलो करते हैं, प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है, या अन्य सबऑर्डिनेट एग्जामिनेशंस में भी प्री जो है वो क्वालिफाइंग नेचर का ही होता है। और प्री में फैक्चुअल, जैसे यूपीएससी में फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों सवाल होते हैं, उसी तरह राज्य के प्री में भी राज्य के जो कमीशन के जो प्री एग्जामिनेशन होते हैं उसमें भी फैक्चुअल कॉन्सेप्चुअल दोनों एग्जामिनेशन होते हैं। तो ये सेशंस आपको केवल यूपीएससी के लिए नहीं, आपको किसी, मैंने बोला ना, किसी भी एग्जामिनेशन, चाहे कोई आप एक दिवसीय एग्जामिनेशन दे रहे हो, या अगर आप यूपीएससी का मेंस लिख रहे हो, आप हिस्ट्री में बैचलर कर रहे हैं, मास्टर कर रहे हैं, या फॉर दैट मैटर अगर आप भारत का इतिहास समझना चाहते हैं, हर जगह ये सेशन आपको मदद करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट चीज देखिएगा, हाउएवर अनएबल टू पे द एनॉर्मस एरियर्स, धनंजय भांज rose in rebellion for the second time when the British forces occupied गुमसूर एंड कोलायदा इन नवंबर 1835। अब ये धनंजय भांज भी कुछ समय बाद टैक्स देने में नाकामयाब रहे और इन्होंने फिर से रिबेल किया। ठीक है, द रिवोल्ट ग्रेटली रिड्यूस द गवर्नमेंट्स अथॉरिटी, बट धनंजय died in December 1835 and his followers continued the resistance. The government appointed Russell with full discretionary powers to deal with the situation. The struggle lasted till February 1837 when Dur Bisai, a formidable leader, was arrested. The zamindari of Gumsur was fortified. तो यहां पर पूरा प्रोसेस हमें समझ आया। ठीक है, एग्जाम्पल्स है ना, ये स्त्रीकार, धनंजय, ये सब एग्जाम्पल्स हैं, लेकिन एक्चुअली में हो क्या रहा है, फंडा ये है कि अंग्रेजों ने ऐसे जो है वो इम्पॉसिबल
इम्पॉसिबल रेवेन्यू जो है वो चार्जेस या टैक्स लगा दिए जो भारतीय जमींदार पूरे कर ही नहीं सके। 1 या 2 सीजन कर पाए, उसके बाद भारतीय जमींदारों का मुनाफा नहीं निकलने लगा तो उन्होंने रिबेल किया। उस रिबेल को कुचला, उस जमींदार को रिप्लेस किया, दूसरा जमींदार आया। उसके साथ भी कुछ सालों बाद यही सिचुएशन आई, उसने रिबेल किया, उसको रिप्लेस किया, तीसरा आया, फिर चौथा आया। ऐसे चलता रहा जब तक या तो जमींदार, वहां के लोकल जमींदार बिल्कुल ही खत्म नहीं हो गए, या तो अंग्रेजों ने अपना वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन एस्टेब्लिश नहीं कर दिया। तो अंत में यही हुआ, यहां पर अंग्रेजों ने अपना जो है वो फोर्टिफिकेशन कर ही दिया और गुमसूर की जमींदारी जो है वो फोर्टिफाई करके अंग्रेजों ने अपना वहां पर एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सेट कर ही दिया। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, यहां पर हमारा खत्म होता है गुमसूर वाला पॉइंट। आगे देखिए, नेक्स्ट आएगा अपराइजिंग इन पलमाऊ। The political situation of Palamau was complicated by the crisis of agrarian landlordism and feudal system. In 1800, Bukhan Singh, a Chero chief, rose in rebellion. Colonel Jones camped for 2 years in Palamau and Sarguja to suppress the rebellion. Bukhan Singh died in 1802 and subsequently the insurrection calmed down. राइट। देखिए, जो पलामाऊ का एग्जाम्पल है, ये फिर से अगेन जो है वो उड़ीसा का क्षेत्र है, और जो चेरो जो है वो वहाँ के एक, आप मान सकते हैं वहाँ की एक जाति, एक जनजाति है, वहाँ की जो एक पुरानी डायनेस्टी है, उसमें से एक लीडर हमें यहाँ पर उभर के दिख रहा है, कौन? भुक्कम सिंह। तो ये चेरो जो डायनेस्टी है ये पहले एक बड़ी हुआ करती थी, लेकिन अब इसका स्टेटस जो है वो जमींदारी का आकर रह गया। फ्यूडलिज्म ना छोटे छोटे टुकड़ों में टूटता गया, और जो फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, अब ये उड़ीसा के क्षेत्र का है, तो दीवानी सिस्टम किसका है? अंग्रेजों का, आफ्टर 1765। और अंग्रेजों का दीवानी सिस्टम क्या है? बहुत ज़्यादा ओप्रेसिंग। तो जो चेरो जो लीडर्स हैं, उन्होंने, उनके लिए जो है वो टैक्स देना क्या हो गया? बिल्कुल नामुमकिन। तो उसी चीज़ का फिर से एग्जाम्पल है, जो बंगाल, बिहार, उड़ीसा के क्षेत्र में जो टैक्स लगाया गया है अंग्रेजों द्वारा, जो कि वहाँ के जमींदारों के द्वारा भरने के लायक नहीं था, और जो जमींदारों ने रिबेल किया है, उसी का एक और एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है, किसके रूप में? अपराइजिंग इन पालामाऊ, जिसको अंग्रेजों ने सप्रेस किया और बुक्खन सिंह को मार दिया गया 1802 में। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। ऑलराइट, अब हम पढ़ते हैं पोलीगर्स रिवोल्ट। पोलीगरों के रिवोल्ट के बारे में पढ़ना है अब हमें। ठीक है, पहला पॉइंट देखिएगा, द पोलीगर्स और पलाया Karagal of South India gave a stiff resistance to British between 1795 to 1805। 1795 से 1805 के बीच में पोलीगरों ने अंग्रेजों को रेजिस्टेंस प्रोवाइड किया, यानी उन्होंने भी रिबेल किया। आप समझ ही सकते हैं रिबेल क्यों किया। दक्षिण भारत के पोलीगर हैं। पोलीगर ऐसे जमींदार हैं जिनके पास क्या है? जिनके पास हथियारबंद योद्धा हैं, उनको कहा जाता है पोलीगर। और पोलीगर जो है वो समय समय पर नवाबों और शासकों को अपनी सेनाएं, अपने हथियारबंद जो उनके सेना है, उनको प्रोवाइड करते रहे हैं युद्ध में, राइट। सो दैट मीन्स, अब देखिएगा 1895 के आसपास दक्षिण भारत की जो पॉलिटिकल सिनेरियो, उसमें क्या डेवलपमेंट्स हो चुकी हैं। अंग्रेजों, जो कर्नाटक का नवाब है जो आरकोट में बैठा है, वो अंग्रेजों की कठपुतली है। त्रावणकोर, कोचीन, तंजावुर अंग्रेजों के कठपुतली है, वहां पर भी मैसूर में भी कठपुतली जो है वो अंग्रेजों की है। दैट मीन्स दक्षिण भारत के जो प्रेजेंट डे तमिलनाडु, केरला, ये जो 2 राज्य हैं, या कर्नाटक के जो कुछ हिस्से हैं, यहाँ के जो भी बड़े शासक हैं ना, बड़े राज्य कौन कौन से हैं? कर्नाटक है, निज़ाम है, थोड़ा सा ऊपर आ जाए तो, उसके अलावा मैसूर है, ऊपर मराठे थे, और नीचे तंजावुर, त्रावणकोर, कोचीन। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट राज्य हैं। इन पर इनके जो शासक है उनको अंग्रेजों ने अपनी कठपुतली बनाया हुआ है। तो इन इंपॉर्टेंट राज्य के अंडर जो जमींदार हैं, उनके ऊपर जो रेवेन्यू सिस्टम है, वो अब उन शासकों या नवाबों का ना रहकर अंग्रेजों का है, क्योंकि कर्नाटक की दीवानी जो है वो धीरे धीरे अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में ले ली। और आरकोट में बैठे बैठे या मद्रास में बैठे बैठे अंग्रेजों ने जो रेवेन्यू सिस्टम पूरे कर्नाटक पर बिछाया हुआ है, वो पोलीगरों से सहा नहीं गया, क्योंकि पोलीगर जो है वो अपने आप में सशक्त हैं, वो आर्म्ड हैं, और जहां तक वो टैक्स दे सके, उनके लिए जहां तक टैक्स देना सही रहा
वहाँ तक उन्होंने टैक्स दिया, जब उनको टैक्स जो है वो बर्डन लगने लगा उन्होंने रिबेल किया। वही चीज़ एग्जाम्पल हमें समझना है। तो कॉन्सेप्ट हमें तैयार हो गया ना। ब्रिटिशर्स द्वारा अप्लाई किए गए जो टैक्सेस हैं, जो रेवेन्यू सिस्टम है, उससे दुखी होकर लोकल जमींदारों ने जो रिबेल किया है, उन्हीं के ही एग्जांपल्स हम देख रहे हैं। या लोकल, अब देखिए लोकल पीजेंट्री ने रिबेल किया था पहले, क्योंकि टैक्स सबसे ग्राउंड लेवल पर टैक्स कौन दे रहा है? पीजेंट्री दे रही है ना। उससे इकट्ठा कर रहे हैं जमींदार, और जमींदार आगे जो है वो ऊपर के अफसरों को दे रहे हैं, और ऊपर के अफसर कौन है? अंग्रेज हैं। तो पीजेंट्री और जमींदारों का तो पुराना रिलेशन चला आ रहा है, दैट वाज द ओल्ड ऑर्डर। उसी ओल्ड ऑर्डर को बदला है अंग्रेजों ने, यही तो डिस्प्यूट है ना सारा का सारा। ठीक है, तो आइए समझते हैं इन पोलीगरों का रिवोल्ट। द मेन सेंटर्स ऑफ दी स्ट्रॉन्ग अपराइजिंग्स वर तिनेवेली और थिरुनेवेली, प्रेजेंट डे तमिलनाडु में है ये। ठीक है, उसके अलावा रामनाथपुरम, ये भी तमिलनाडु में है, शिवगंगा, शिवगिरी, मदुराई एंड नॉर्थ आरकोट। तो ये सभी जो है वो तमिलनाडु के क्षेत्र हैं प्रेजेंट डे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं उस समय के कर्नाटक जो राज्य था उसके हिस्से थे ये। द प्रॉब्लम स्टार्टेड इन 1781 when the Nawab of Arcot gave the management and control of तिनेवेली, या प्रेजेंट डे में से कहा जाता है थिरुनेवेली, एंड द कर्नाटक प्रोविंस टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। कर्नाटक प्रोविंस, पूरे कर्नाटक प्रोविंस की रेवेन्यू को संभालने की जिम्मेदारी यानी दीवानी जो है वो आरकोट के नवाब को देनी पड़ी अंग्रेजों, क्योंकि आरकोट का नवाब जो है वो अंग्रेजों ने ही बिठाया हुआ था, उन्हीं की कठपुतली था। तो दीवानी तो अंग्रेजों के पास आनी ही थी। ठीक है, दीवानी समझ रहे हैं ना आप? जो पूरा का पूरा जो इकोनॉमिक मिनिस्ट्री है, राइट, फाइनेंस मिनिस्ट्री पूरी की पूरी कर्नाटक की जो है वो उनके कंट्रोल में आ गई। अब यहाँ से जो है वो समस्याएं बढ़ने लगी। 1781 में दीवानी उनके पास आई तो उन्होंने अपने हिसाब से टैक्स लगाने शुरू कर दिए। जहां तक पोलीगर टैक्स दे सके तो ठीक है, जब टैक्स देना उनके लिए नामुमकिन हो गया तो उन्होंने रिवोल्ट कर दिया। दिस अरेंजमेंट कॉज्ड, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, दिस अरेंजमेंट कॉज्ड रिजेंटमेंट अमंग द पोलीगर्स who had fought long considered themselves as independent sovereign authorities within their respective territories। अब ये जो पॉलीगर है ना, इनके पास सेनाएं थी। किसी पॉलिटिकल शक्ति के पास सेना होने का मतलब समझते हैं आप क्या है? कि वो लगभग या तो वो सोवेरन है या तो वो लगभग सोवेरन है। तो जो पोलीगर हैं, कर्नाटक के नवाब उनसे सैनिक उधार पर लिया करते थे युद्ध के समय में। तो पोलीगर और कर्नाटक के नवाब के बीच में एक ऐसी फ्यूडल अंडरस्टैंडिंग थी। कर्नाटक का नवाब था उनका फ्यूडल लॉर्ड, और पोलीगर थे उनके फ्यूडेटरीज। तो जो पोलीगर जमींदार थे वो लगभग सोवेरन शासन कर रहे थे अपनी टेरिटरीज पर। यही तो समस्या है ना, कि जो भारत के फ्यूडल सोवेरन हैं, जो छोटे छोटे जमींदार हैं, तालुकदार हैं, जो कि राजा जैसी आज़ादी जो है वो उन्होंने एक्सपीरियंस करी। अब वो राजा जैसी जो आज़ादी वो एक्सपीरियंस कर रहे थे, वो एक्सपीरियंस ही तो नहीं खोना चाहते थे ना वो, राइट। क्योंकि जो नया शासक आया, ब्रिटिश शासक आया, उन्होंने धीरे धीरे सेंट्रलाइज किया ना अथॉरिटी को। अंग्रेजों का शासन भारत पर कामयाब क्यों है, या कोई भी बड़ा राज्य या बड़ा शासन कामयाब क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक बहुत स्ट्रॉन्ग सेंट्रल अथॉरिटी उसका एक नेचर का हिस्सा होता है, या नेचर होता है उसका, डेफिनेटिव नेचर होता है सेंट्रल अथॉरिटी, जो कि अंग्रेजों के शासन में था। सेंट्रल अथॉरिटी गवर्नर जनरल के पास थी, फिर सेक्रेटरी टू द स्टेट, और फिर ब्रिटिश क्राउन, राइट। सो और भारत के जो नेटिव रूलर्स हैं उनका एडमिनिस्ट्रेटिव स्ट्रक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फ्यूडल था, डिसेंट्रलाइज्ड था बहुत ज़्यादा। तो डिसेंट्रलाइजेशन और अंग्रेजों द्वारा किए जा रहे केंद्रीयकरण या सेंट्रलाइजेशन के बीच का भी मतभेद आप इसे कह सकते हैं। तो देख रहे हैं आप, आपके आंसर राइटिंग के लिए कितना सारा मैटर प्रोवाइड कर रहा हूं मैं। ठीक है, तो इसी तरह जोड़ते जाइए चीज़ों को, बहुत सारी चीज़ें आएंगी, बहुत सारी। देखिए इसी कॉन्सेप्ट, अगर आप मेरे साथ सेशन में जुड़े रहेंगे ना, तो मैं साथ साथ में बहुत सारी चीजें आंसर राइटिंग के लिए देता रहूंगा आपको। ठीक है, और जब ठीक ठाक मतलब 100, 150, 200 सेशंस आप मेरे साथ इतिहास के देख चुके होंगे, उसके बाद कोई आंसर लिखना बैठिएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद उस आंसर में देखिएगा कि क्या, या कोई ऐसे लिखने बैठिएगा उसके बाद, और फिर देखिएगा कि क्या जबरदस्त लाइनें निकलती हैं आपके हाथ से। ठीक है, खैर नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। द फर्स्ट रिवोल्ट, पहला पॉलीगरों का रिवोल्ट देखिए कब हुआ। द फर्स्ट रिवोल्ट
of the Polygars against the company was basically over taxation, but had a larger political dimension in that the English considered and treated the Polygars as enemies. अब देखिए, अंग्रेजों का मैंने हमेशा से बताया, दे कंसीडर्ड देमसेल्फ रेशियली सुपीरियर। तो भारतीय रूलर्स और भारतीय जमींदारों या भारतीय पोलीगरों ने भी अगर विरोध किया है, अंग्रेजों का रिबेल किया है, उसका एक कारण आप ये भी मान सकते हैं कि अंग्रेजों ने जो भारतीय जमींदारों, शासकों या भारतीय रूलिंग या एरिस्टोक्रेसी क्लास के साथ जो गलत व्यवहार किया है, जस्ट बिकॉज दे कंसीडर्ड देमसेल्फ टू बी ऑफ सुपीरियर रेस, कि अंग्रेज जो है वो अपने आप को गोरी चमड़ी का सुपीरियर समझते थे, इसलिए वो भारतीयों को ट्रीट किया करते थे एज अ लोअर, मतलब इंसानों से भी नीचे ट्रीट किया करते थे भारतीयों को। तो ये जो भारतीय जमींदार है, जिनको पालकियों में बैठने की और रॉयल्टी की आदत थी, उनको भी अचानक से सुअर कहना शुरू कर दिया अंग्रेजों ने, तो उन्हें जमा नहीं, एक ये भी कारण है। सो रेशियल सुपीरियरिटी और जो रेशियल कॉम्प्लेक्स जो है वो अंग्रेजों द्वारा एस्टेब्लिश कर दिया गया था सोसाइटी में, प्लस जो भारतीय एरिस्टोक्रेसी प्रीस्ली क्लास द्वारा जो बैठाया हुआ सिस्टम था। अब देखिए, भारतीय एरिस्टोक्रेसी और प्रीस्ली क्लास ने भी ये सिस्टम बिठाया हुआ था कि वो अपने आप को सुपीरियर बताते थे और भारतीय पीजेंट्री को निम्न बताया हुआ था, तो उन्होंने भी वो एक सोशल डिफरेंस क्रिएट कर रखा था जो उनको फायदा देता था। वही चीज जब किसी और ने उनके साथ करनी शुरू करी तो उन्हें बहुत चुभा, इसलिए उन्होंने रिवोल्ट भी किया। समझ रहे हैं? अपने आप को सुपीरियर बता के दूसरे को जो है वो कमजोर बता के, इन्फीरियर बताते रहोगे अगर आप ओवर द पीरियड, ओवर द जनरेशंस, तो ये सच्चाई बन जाएगी उनकी और सोसाइटी पर आपका आ जाएगा कंट्रोल। इस बेसिक टैक्टिक का इस्तेमाल जो है वो भारतीय सोसाइटी में भारतीय प्रीस्ली क्लास, चाहे वो हिंदू धर्म की हो, मुस्लिम धर्म की हो, चाहे वो बौद्ध जैन धर्म की हो, या उसके अलावा और उस प्रीस्ली क्लास का साथ जो है वो भारतीय एरिस्टोक्रेसी क्लास ने दिया। इन दोनों ने मिलकर भारतीय जनता को निम्न और लोअर जो है वो महसूस करवाया है। यही चीज जब अंग्रेजों ने भारतीय रूलिंग क्लास और प्रीस्ली क्लास के साथ करनी शुरू करी, तब उन्हें बहुत चुभी ये चीज। ठीक है? सो रेशियल बैकवर्डनेस घोषित करना किसी और की, और रेशियल बेसिस पर अपने आप को सुपीरियर घोषित करके और अपने आप को क्रेडिफाई करना, क्रेडेंशियल अपने जो है वो क्रेडिबल बनाना अपने आप को, केवल कि हम ही शासन कर सकते हैं क्योंकि हम रेशियली सुपीरियर हैं। दिस वाज नॉट एन न्यू फिलॉसफी और न्यू प्रोसेस ऑफ रूलिंग इन इंडिया। दिस वाज ऑलरेडी बीइंग प्रैक्टिस्ड इन इंडिया बाय द इंडियन प्रीस्ली क्लास, लेकिन जब खुद के साथ हुआ तो बहुत समस्याएं हुई उन्हें। ठीक है? इसलिए कि ये भी कारण जुड़ जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिएगा, तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें जो इन पॉइंट्स में नहीं जुड़ी होती, लेकिन मैं अपने एनालिसिस से बताता हूँ, उनको नोट किया कीजिए, यही तो आपको आंसर राइटिंग में मदद करेंगी ना चीज़ें। ठीक है? सो इन चीज़ों को नोट करते रहा कीजिए। नेक्स्ट देखिएगा, कोटा बोमन नायकन, बहुत इंपॉर्टेंट है इस लीडर का नाम। एज एन एग्जाम्पल आपको आंसर राइटिंग में लिखाएंगे, इसका नाम बहुत जरूरी हो जाएगा। ठीक है? पोलीगर का एक लीडर है कोटा बोमन नायकन, द पोलीगर ऑफ पंजलन कुरिची led the insurrection between 1795 and 1799 after a fierce battle in which company forces were defeated by वीर पांड्या कोट्टाबोमन। ठीक है? वीर पांड्या जो है वो टाइटल है, वीर आप समझते हैं, वीर यानी कि बहादुर, पांड्या जो है वो एक जाति है वहां की, राइट? सो वीर पांड्या और कोट्टाबोमन उसका नाम है। कोट्टाबोमन, a price was put on latter's head. This led to great rebellion by the Polygars. With reinforcements, the company forces were finally able to defeat कोट्टाबोमन। तो कोट्टाबोमन नायकन ने पहले अंग्रेजों के खिलाफ जो है वो 1795 से 99 तक विद्रोह किया। उसके विद्रोह को फिर पहले तो अंग्रेज हार गए, लेकिन फिर अंग्रेजों ने जब रीइंफोर्समेंट बुला ली होंगी आरकोट या मद्रास से, तब हरा दिया अंग्रेजों ने उन्हें आसानी से। ठीक है? तो कोट्टाबोमन जो है वो अब बाहर हो गया। अब कोट्टाबोमन जो है वो फरार हो गया। ठीक है? भागना पड़ा उसे। नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा, कोट्टाबोमन फ्लेड इनटू पुडुकोट्टाई फॉरेस्ट। अब पुडुकोट्टाई एक फॉरेस्ट है, प्रेजेंटली डिस्ट्रिक्ट भी है तमिलनाडु में। पुडुकोट्टाई फॉरेस्ट में जाकर कोट्टाबोमन छुप गया, लेकिन यहां पर हो गई उसके साथ धोखा, हो गया यहां पर मुखबरी हो गई उसके साथ। वंस अगेन अ बिट्रेयल, दिस टाइम बाय एतपन द राजा ऑफ पुडुकोट्टाई हु एंटर्ड इनटू एन अग्रीमेंट विद ब्रिटिश लेड टू द कैप्चर ऑफ कोट्टाबोमन। ठीक है? पुडुकोट्टाई के राजा के साथ अंग्रेजों ने जो है वो ट्रीटी कर ली। अब देखिए, यही अंग्रेज करते थे।
भारतीय शासकों को आपस में लड़ाना, खरीदना उनको, ठीक है, करप्शन उनमें पैदा कर देना और उनसे जो है वो मुखबरी करा लेना, यही जो है वो भारत में चला आ रहा था। सो पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक देश बन सकता है या एक जो है वो पॉलिटिकल एंटिटी बन सकती है, ऐसा सोचने का दुस्साहस बहुत कम शासकों ने किया है और बहुत कम डायनेस्टीज का हो सका है। मौर्य का हुआ, गुप्ताओं का ऐसा दुस्साहस हुआ, उसके बाद मेडाइवल पीरियड में सल्तनत का, दिल्ली सल्तनत का ऐसा दुस्साहस था, मुगलों का ऐसा दुस्साहस था, और मुगलों के बाद अब केवल अंग्रेजों का ऐसा जो है वो एम्बिशन रहा कि पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को एक छत्र शासन में लेकर आना है। मौर्य, गुप्त, दिल्ली सुल्तान, मुगल और अंग्रेज, केवल ये 5 डायनेस्टीज या 5 जो हैं वो शासन ऐसे रहे जिन्होंने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप, या तो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने कंट्रोल में लाए या तो लाने की क्षमता इनके पास थी। उसके अलावा और कोई भी राज्य जो है वो इतना बड़े लेवल पर पूरा भारतीय उपमहाद्वीप, कोई भी डायनेस्टी जो है वो पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को अपने अंदर कंट्रोल में लाने में कामयाब ना ही हो सकी, और ना ही सक्षम और सामर्थ्य था उनके पास, और ना ही उनका एम्बिशन था। समझ रहे हैं आप? देखिए, जिसे आज हम डेक्कन बोल देते हैं बहुत कैजुअली, या जिसे पहले दक्खन कहा गया, तो वो दक्खन था किसका? ठीक है, दक्खन क्या है? दक्खन तो दिशा है ना। ठीक है, तो दक्खन के क्षेत्र किसके? भारत के, हिंदुस्तान के। अब ये जो भारतवर्ष, हिंदुस्तान जो है ना, ये भारत, इंडियन, प्रेजेंट डे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के नॉर्दर्न पार्ट या मेनलैंड को कहा जाता है मुख्य तौर पर। ठीक है, यानी भारतवर्ष जो है वो आर्य शासकों का, या जो शुरुआती वैदिक शासक हैं उनका एक बड़ा जो है वो पॉलिटिकल लैंड था भारतवर्ष। राइट, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप नहीं था उनके कंट्रोल में। ये अगर आपको कहीं पढ़ा हो, आपने कहीं व्हाट्सएप फॉरवर्ड में पढ़ा हो, तो ये झला से दिमाग से निकाल दीजिए। ठीक है, पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अपने कंट्रोल में मौर्य ला सके, वो भी ज़्यादा समय तक नहीं, और वो भी पूरा नहीं। उसके बाद गुप्त ला सके, वो भी ज़्यादा समय तक नहीं और पूरा का पूरा नहीं। राइट, और फिर दिल्ली सुल्तान और मुगल भी पूरा भारतीय उपमहाद्वीप अपने कंट्रोल में एक सेंट्रलाइज्ड अथॉरिटी के अंदर नहीं ला सके, यानी वो डिस्प्यूटेड रहा। अंग्रेज, आप कहेंगे, वो पहले शासक रहे भारत में जिन्होंने पूरा भारतीय उपमहाद्वीप एक छत्र शासन में, एक सेंट्रल अथॉरिटी के अंदर लेकर आए। ठीक है, अब मैं ये आपको क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मैं आपको समझाना चाहता हूं कि जो भारत के जो लोकल लीडर्स हैं वो दगा क्यों करते थे, वो एक दूसरे के खिलाफ मुखबरी क्यों करते थे? क्योंकि एक राष्ट्र की जो भावना है वो उस समय उत्पन्न हुई ही नहीं थी। राइट, उनके लिए उनकी जमींदारी ही सब कुछ थी। राइट, उस समय के जो लोकल लीडर्स थे उनके लिए उनकी जमींदारी ही उनका जो है वो टोटलिटी थी, वही उनका देश है, वही उनकी दुनिया है। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप का तो सपना वो ले ही नहीं रहे थे। पूरा भारतीय उपमहाद्वीप को कंट्रोल करने का एम्बिशन तो अंग्रेजों का था। राइट, उससे पहले मुगलों का था, बीच में मराठों का भी था। ऐसा नहीं है कि मुगलों के बाद कोई और शक्ति भारतीय उपमहाद्वीप पर कंट्रोल करने में कामयाब या उस दिशा में काम नहीं कर रही थी, तो मराठों ने भी किया लेकिन कामयाब नहीं हो सके। अंग्रेजों ने बहुत जल्दी मराठों के, या अब्दाली ने मराठों के जो है वो मंसूबे नहीं होने दिए पूरे। तो यहाँ पर इसीलिए जो है वो बार बार आपको बिट्रेयल देखने को मिलता है, क्योंकि एक वो एकता पूरा, आज देखिएगा टीपू सुल्तान को भारत की आज़ादी के संग्राम का एक जो है वो लीडर घोषित किया जाता है। और जब आप पढ़ेंगे टीपू सुल्तान के इतिहास को बारीकी से, तब आप पाएंगे वो अपने राज्य के लिए लड़ रहा था, और भारत एज अ नेशन का कोई नोशन ही नहीं था उस समय। भारत एज अ नेशन तो अंग्रेजों ने बांध के दिया है। उससे पहले मुगलों का हिंदुस्तान था, ठीक है, लेकिन वो भी पूरा भारतीय उपमहाद्वीप नहीं था। भारत एज अ नेशन की भावना जब अंग्रेजों ने गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया है ना, तब जाकर भारत एज अ नेशन की भावना लोगों के अंदर जागने लगी है। फिर उसके बाद जो है वो, क्योंकि अगर आप राजा राम मोहन रॉय के कामों को फॉलो करेंगे ना, उनके द्वारा किए गए कामों को फॉलो करेंगे, तो आपको नजर आएगा वो बंगाल के लिए काम कर रहे थे। शुरुआत में जो ब्रह्म समाज है, ब्रह्म समाज का शिज़म क्यों हुआ था? क्योंकि केशव चंद्र सेन
ब्रह्म समाज को नेशनल लेवल पर ले जाना चाहते थे, उनके अंदर वो राष्ट्रीयता की भावना आ गई थी। लेकिन देवेंद्र नाथ टैगोर जो कि 1833 से पहले के फेज में उन्होंने जो है वो अपनी मतलब पले बड़े थे और अपनी मैच्योरिटी गेन करी थी, उनके अंदर वो भारत एज अ नेशन का नोशन इतना स्ट्रांगली अभी नहीं जो उनके अंदर डला हुआ था, इसलिए उनका और केशव चंद्र सेन के बीच में वो कॉन्ट्राडिक्शन था। समझ रहे हैं ना आप? थोड़ा सा गहरा पॉइंट है, ध्यान दीजिए, समझिए इन चीज़ों को, बहुत आवश्यक है अगर आप मेंस लिखना चाहते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें समझना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट देखिएगा। अच्छा, मुखबरी हो गई, वही कैप्चर हो गया। कोट्टाबोमन के साथ क्या हुआ? वॉज हैंग्ड इन अ कॉन्स्पिकुअस प्लेस, यानी खुले में लोगों के सामने जो है वो फांसी दे दी गई। अ क्लोज एसोसिएट सुब्रमण्या पिल्लाई, अब पिल्लाई शब्द का मतलब होता है, आप मुझे कमेंट में बताएंगे अगर आप जानते हैं तो, थोड़ी देर में मैं मेंशन करूंगा पिल्लाई शब्द का मतलब क्या होता है, ठीक है। सुब्रमण्या पिल्लाई वाज आल्सो हैंग्ड एंड सौंदरा पांड्या अनदर रिबेल ब्रूटली किल्ड। तो बेसिकली हो क्या रहा है यहाँ पे, जो पोलीगर जो लीडर्स है उनको एक एक करके मारा जा रहा है, ठीक है। द पलायम ऑफ पंजलन कुर्ची, द पलायम of Panjam Kurchi and the estates of 5 other polygars who had joined the rebellion were confiscated and the prominent polygars executed or sent to prison। ठीक है, ये तो रहा पहला फेज। सेकेंड फेज की बात करें, समझ रहे हैं आप, हुआ क्या? पॉलीगरों ने रिबेल किया, कुछ हद तक वो अंग्रेजों को डिफीट करने में कामयाब रहे होंगे, लेकिन जब आरकोट से मद्रास से सैनिक आ गए अंग्रेजों ने और सैनिक बुला लिए तो पॉलीगर नहीं टिक पाए। पॉलीगरों के पास जो है वो उस तरह का डिसिप्लिन नहीं है, सेना में पुराने हथियार हैं, अंग्रेजों के पास वेल डिसिप्लिन्ड और नए हथियार हैं उनके पास, और सेना की संख्या भी बड़ी है, और उनके पास बैकअप बहुत है ना। पॉलीगर तो अपना सब कुछ झोंक दे रहे हैं इस रिबेलियन में, लेकिन अंग्रेजों के पास जो है वो बंगाल है, बंगाल से अथाह संपत्ति इकट्ठा हुई है उन्हें। अभी वो भारत छोड़िए, पूरी दुनिया में कहीं भी युद्ध लड़ सकते हैं, उन्होंने लड़े भारत से इकट्ठे हुई संपत्ति पे 2 विश्व युद्ध। समझ रहे हैं? भारत से इकट्ठा हुई संपत्ति पे 2 विश्व युद्ध लड़े उन्होंने। तो ये छोटे छोटे पॉलीगर्स तो अंग्रेजों के सामने टिक ही नहीं सकते थे। ये एक बहुत बड़ी समस्या थी। भारत के अंदर जो पोटेंशियल था वो भारतीयों को ही खबर नहीं थी उस चीज की। क्यों? क्योंकि भारतीय जो रेवेन्यू चला रहे थे, जब कोई भारतीय शासक, चाहे वो मुगलिया सल्तनत का हो, चाहे वो मराठा हो, चाहे वो राजपूत हो, चाहे वो कोई सिख लीडर हो, वो बेनोवलेंस को ध्यान में रखते हुए, यानी अपनी जनता का भला करने के इस सेंस में जो है वो राज करता था, राइट। इससे होता ये था कि छोटे लेवल के मर्चेंट, तालुकदार, ये सब अमीर हो जाते थे, राइट। लेकिन अंग्रेजों का मेन एजेंडा क्या था? सारा का सारा पैसा निकालना है, ठीक है। कोई भारतीय जनता का कोई मतलब नहीं, भूखे मर रहे हैं, मरते रहने दो, उनके जगह दूसरा कोई रिप्लेस कर देगा। ये अब बेसिक स्ट्रेटजी थी अंग्रेजों की, यानी केवल केवल और केवल इकोनॉमिक ड्रेन उनका एजेंडा था भारत से, और कुछ नहीं था, ठीक है। और उस इकोनॉमिक ड्रेन में उन्हें भारतीयों को मारना पड़े, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, क्योंकि वो रेशियली सुपीरियर हैं। वो क्रिश्चियंस है, हम हिंदू थे, हम मुस्लिम्स थे, मुस्लिम से तो उनका पुराना डिस्प्यूट था, ठीक है। भारत में आए, भारत में उन्होंने प्रीचिंग शुरू करवा दी, हिंदू से भी हिंदुओं को कन्वर्ट कराना शुरू कर दिया, हिंदू और क्रिश्चियनिटी में भी जो है वो प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी उन्होंने। तो इन छोटे छोटे मुद्दों से वो समाज में डिस्टर्बेंसेस जो है वो क्रिएट करके रखते हैं, और जो अल्टीमेट एजेंडा था उनका इकोनॉमिक ड्रेन का, उसको पूरा किया उन्होंने। खैर, सेकेंड फेज पे आते हैं। द सेकेंड फेज विच वॉज मोर वायलेंट, सेकेंड फेज ज़्यादा वायलेंट था। पहले बड़े बड़े लीडर धर लिए, अब जो पॉलीगर्स थे वो भी समझ गया कि नहीं, हमें जो है वो अब थोड़ा सा खून खराबा करना पड़ेगा, अंग्रेज तभी थोड़े डरेंगे, ठीक है। सो सेकेंड फेज विच वॉज मोर वायलेंट देन द प्रीवियस वन स्टार्टेड फरवरी 1801 व्हेन द पॉलीगर्स इम्प्रिजन्ड इन फोर्ट ऑफ पालमकोट्टा वर एबल टू एस्केप, ठीक है। फोर्ट ऑफ पालमकोट्टा में रखे गए जो पॉलीगर थे वो भाग गए। द रिबल्स टू कंट्रोल ऑफ मैनी फोर्ट्स और इवन कैप्चर टूतीकोरिन, टूतीकोरिन तक उन्होंने जो है वो अंग्रेजी एक एस्टेब्लिशमेंट थी उसको भी कैप्चर कर लिया। द ब्रिटिश फोर्सेज वर सून रीइंफोर्स्ड फ्रॉम मालाबार, मालाबार यानी कि आरकोट, सॉरी नॉट मालाबार जो है वो वेस्ट कोस्ट है, तो जो वेस्ट कोस्ट वाला रीजन था वहां से सेना आ गई
पहुंच गई। द फ्यूजिटिव्स लेड बाय उमथुराई, ब्रदर ऑफ, देखिए किसका ब्रदर है, कट्टा बोमन का, ठीक है, हु फ्लेड टू शिवगंगा इन रमनाथ, जॉइंड द रिबेलियन ऑफ द मरुदुस लेड बाय मरुथु पांड्यान विच वाज सप्रेस्ड इन अक्टूबर 1801। ठीक है, तो देखिए अगर आप इन रिबेलियंस का नाम ध्यान रख सकें, अब ये डायरेक्ट फैक्ट है, इसमें क्या समझाने का, कुछ समझाने का नहीं है, ये डायरेक्ट फैक्ट्स हैं। अगर आप इन रिबेलियंस का नाम ध्यान रख सकें, खासकर अगर आप अगर कोट्टा बोमन के भाई का नाम, उमथुराई का नाम अगर ध्यान रख सकें, तो यहां पर आपको एक पॉइंट जो है वो एक्स्ट्रा मिल जाएगा, एक नंबर एक्स्ट्रा मिल जाएगा। ठीक है, अदरवाइज आपको बेसिक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ाते हैं स्टोरी को। और नेक्स्ट देखिएगा, सेम पॉलीगर्स में ही, द फोर्ट ऑफ, अब सेकेंड फेज जो है वो चल रहा है, द फोर्ट ऑफ पंजलन कुरिची was razed to the ground and name of the place was expunged from all the documents of the district। देख रहे हैं इतना वायलेंस कि पूरा का पूरा फोर्ट जो है वो ब्रिक बाय ब्रिक उन्होंने तोड़ दिया, और फिर उस शहर के जितने भी सरकारी दस्तावेज थे वो उन्होंने खारिज कर दिए, जला दिए, फूंक दिए। उस शहर का नाम ही बोलते हैं ना, नक्शे से हटा देंगे, वो काम कर दिया उन्होंने, नक्शे से हटा दिया शहर का नाम। ठीक है, मीनवाइल द नवाब सरेंडर्ड द सिविल एंड मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द टेरिटरीज एंड डिपेंडेंसीज ऑफ द कर्नाटक एक्सक्लूसिवली टू द कंपनी इन परपेचुटी। नवाब ने क्या किया, पहले जो रेवेन्यू सिस्टम है वो तो लगभग अंग्रेजों के कंट्रोल में था ही, अब तो सिविल और एडमिनिस्ट्रेशन सब जो है वो अंग्रेजों के पास दे दिया, और खुद बैठ गए वो अफीम का नशा करने। ठीक है, अब ये जो मैं बार बार बोलता हूँ अफीम का नशा, ये चीज सच्चाई थी, अभी भी है। ठीक है, हमारे यूथ को स्मैक का नशा करा के खोखला कर रखा हुआ है। हमारे यूथ को हर तरह का नार्कोटिक्स, चाहे वो कोई भी नार्कोटिक हो, जो भी आजकल फेमस नार्कोटिक है, गांजे सुल्फे ये सब, ठीक है, हमारे यूथ को जो है वो बिल्कुल नपुंसक कर दिया इन्होंने। क्यों? या चाइना के साथ भी अंग्रेजों की ये सेम पॉलिसी थी कि वहां के यूथ को जो है वो अफीम का नशा लगा दो। तो भारतीय कई नवाबों को अंग्रेजों ने अफीम का नशा लगवाया, उनको जो है वो एडमिनिस्ट्रेशन के काबिल नहीं छोड़ा, और फिर उनका एडमिनिस्ट्रेशन छीन लिया। वही कर्नाटक के नवाब के साथ भी हुआ। अफीम जब मैं कहता हूँ तो उसके साथ जुड़े हुए और सारे भोग विलास भी रख लीजिए। ठीक है, नाच गाना कर रहे हैं और वो सब चीज़ें, जितनी भी शराब नशा और ये सब जो भी अय्याशियाँ होती हैं, वो सब में इंडल्ज हो गए नवाब, और अंग्रेज़ों ने एडमिनिस्ट्रेशन उनसे छीनकर अपने कंट्रोल में ले लिया। और जब अब सिविल और मिलिट्री सारी अथॉरिटी यानी कर्नाटक पूरा जो है वो अंग्रेज़ों के कंट्रोल में है, अब वहाँ के पॉलीगर क्या करेंगे? राइट, अब तो जवाबदेही भी नहीं है। पहले नवाब के पास तो जा सकते थे पॉलीगर कि देखिए अंग्रेज आपके रहते क्या कर रहे हैं। अब तो पूरी सिविल और मिलिट्री अथॉरिटी भी किसके पास है? अंग्रेजों के पास है। तो अब जो है वो जवाबदेही का सवाल भी नहीं बचा। ठीक है, बिटवीन 1803 से 1805 द पॉलीगर्स ऑफ नॉर्थ आर्कोट। अब देखिए ऐसा होने पर पॉलीगर्स को समझ आ गया कि नवाब ने सब कुछ सरेंडर कर दिया, अब हमें जो है वो कड़े स्टेप्स उठाने पड़ेंगे। तो नॉर्थ आर्कोट के जो पॉलीगर्स हैं, रोज इन रिबेलियन व्हेन दे वर डिप्राइव्ड ऑफ देयर राइट टू कलेक्ट द कवल फीस। कवल और वॉच फीस was an ancient institution of Tamil Nadu. It was hereditary village police office with specified rights and responsibilities. अब मिलिट्री अथॉरिटी अंग्रेजों के पास आ गई तो पुलिस प्रशासन और मिलिट्री जो है वो अंग्रेजों के हाथ में आ गई। दैट मीन्स तमिलनाडु की एंशियंट जो चली आ रही वहां के लोकल पुलिस यानी कवल, लोकल पुलिस की जो है वो मतलब एक कस्टम चला आ रहा था, जो कि वहाँ के पॉलीगर्स के पास था, जो कि एज अ पुलिस काम करते थे वो, और वो पुलिस की तरह सर्व करते हुए जनता से जो है वो फीस इकट्ठा करते थे। वो रोक दिया उन्होंने क्योंकि मिलिट्री अब अंग्रेजों के हाथ में है। अब वो अपने जो है वो हाफ पैंट उन्होंने छोड़ दिए वहाँ पर पुलिस वाले। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा। द रीजन वॉज इन अ लॉलेस कंडीशन पर्टिकुलरली इन द पलायम्स ऑफ चित्तूर एंड चंद्रागिरी। अब ये पलायम क्या होता है? पलायम का मतलब होता है मिलिट्री कंटोनमेंट ऑफ अ सोर्ट, राइट। सो कहाँ का? चित्तूर और चंद्रगिरी। द पॉलीगर ऑफ यद्रगुंटा हु प्रूव्ड मोस्ट डेयरिंग एंड डेस्परेट अमंग द इंसर्जेंट चीफ्स was joined by dispossessed polygar of
Chandragalu. By February 1805, the rebels were suppressed. Several chiefs were ordered to reside in Madras, while some of others were granted an allowance of 18% upon the revenues of their estates. The Polygars rebellion spread over a vast area of South India. The proclamation of the rebels, says A. Shunmughay, ये एक हिस्टोरियन है दक्षिण भारत के, indicate that they believed in a mass movement against the alien rule, seeking independence of them. इंडिपेंडेंस ऑफ देम, मैंने बोला ना, ये जो जितने भी सिविल रिबेलियंस हैं, इनका जो नेचर है वो रीजनल था और इनके कंसीक्वेंसेस भी रीजनल थे। यानी साउथ इंडिया में पोलीगरों का जो विद्रोह है उसका बंगाल पर असर नहीं पड़ा, ठीक है। और जो साउथ इंडिया के पोलीगरों का जो विद्रोह है वो उन्होंने अपने पर्सनल इंटरेस्ट के लिए किया। वो चाहते थे कि जो पुराना सिस्टम था रेवेन्यू कलेक्शन का, वो फिर से रिस्टोर किया जाए और जो अंग्रेजों का नया रेवेन्यू सिस्टम जो है ये हटे यहाँ से। केवल इतनी डिमांड थी उनकी, अपने पर्सनल इंटरेस्ट को सर्व करना चाहते थे। और क्योंकि ये मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज आप इन सभी लीडर्स का जिनका मैंने नाम लिया, इनके जो स्मारक हैं और इनको जो सेलिब्रेट किया जाता है एज अ नेशनलिस्ट लीडर, या भारत की आज़ादी के कई जगहों पर आपको कोट होता हुआ दिखेगा कि इन लोगों ने भारत की आज़ादी के संग्राम में शुरुआती कदम उठाए। भैया तब भारत था नहीं था, भारत अंग्रेजों ने बनाकर दिया है, ठीक है। भारत एज अ नेशन को यूनिफाई, अब ये बहुत कंट्रोवर्शियल बात बोल रहा हूं मैं, बहुत लोगों को चुभी भी होगी, राइट, लेकिन सोचना शुरू कीजिए, भारत एज अ नेशन जो है वो अंग्रेजों ने बांध कर दिया है हमें, ठीक है। उससे पहले भारत एज अ नेशन मौर्यंस ने बांध कर दिया था, फिर उसके बाद चंद्रगुप्त ने बांध कर दिया था, फिर उसके बाद दिल्ली सल्तनत लगभग जो है वो बांधने में कामयाब रही पूरे भारत एज अ नेशन को। फिर औरंगजेब जो है वो लगभग पूरे भारत को जो है वो एक छत्र शासन में लाने में कामयाब रहा, ठीक है। फिर उसके बाद अंग्रेज लेकर आए, बीच में मराठों ने भी कोशिश करी और लगभग वो कामयाब भी रहे, ठीक है। सो हमें यहां से ये पता चलता है कि इंडिया एज अ नेशन बना और फिर हट गया, फिर बना और फिर हट गया, फिर बना और फिर हट गया। और जो प्रेजेंटली इंडिया एज अ नेशन हमें देखने को मिलता है ये अंग्रेजों द्वारा इकट्ठा कर, यानी कि पॉलिटिकली एकत्रित या सेंट्रलाइज करके दिया गया है, ठीक है। और ये बहुत कड़वा सच है, बहुत लोगों को हजम नहीं होता, लेकिन अगर आप सोचें, पढ़ें थोड़ा सा, भावनाओं में ना बहें, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूं इतिहास का इस्तेमाल पॉलिटिकली किया जाता है, ठीक है। अच्छा, एक बहुत फेमस टीचर है इतिहास के, उन्होंने एक बहुत बेसिक पॉइंट बोला हुआ और बहुत सही बात है वो, कि दो तरह के इतिहास है, एक जो आम जनता को सिखाया जाता है और दूसरा वो जो एरिस्टोक्रेसी को पता है, यानी जो शासक है, जो रूलर क्लास होती है ना, रूलिंग क्लास है, एक इतिहास उनको पता है, और एक दूसरा जो है वो जो आम जनता को सिखाया जाता है। जो आम जनता को सिखाया जाता है ना, वो ये इतिहास है कि ये जो लीडर्स थे, पोलीगर्स थे, इन्होंने भारत के आज़ादी के संग्राम में अपनी जो है वो भूमिका निभाई। लेकिन जो एरिस्टोक्रेटिक, जो रूलिंग क्लास है, उन्होंने जो इतिहास पढ़ा है, जो समझा है, वो भली भांति समझते हैं कि ये जो पोलीगर है ये सेल्फ इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए, अपने इंटरेस्ट को सर्व करने के लिए क्या कर रहे थे, ये रिबेल, ठीक है। तो ये आपको समझना पड़ेगा। अगर आप भावनाओं में बहकर चीजों को जज करेंगे ना, तो एडमिनिस्ट्रेशन संभालना भूल जाइए। एक एडमिनिस्ट्रेटर की जॉब होती है न्यूट्रल, तटस्थ रहकर सोचना। आपको जाति, धर्म, इन सब से बाहर निकलना पड़ेगा, आपको तटस्थ रहकर सोचना है। आपको अगर मास पॉपुलेशन के बारे में फैसला लेना है तो आप न्यूट्रल रहकर फैसला लेंगे, ठीक है। वही मेंटल एबिलिटी और कैपेसिटी जनरेट करने के लिए ही आपको इतना रिगरस एग्जामिनेशन से गुजरना पड़ता है, इसलिए इतना ज्यादा कंपटीशन है, क्योंकि सभी उस लेवल को अचीव नहीं कर सकते हैं। समझ आई आपको बात ये? तो अपनी दिनचर्या में उस तटस्थता को, उस न्यूट्रलिटी को उतारना शुरू करें आप, ठीक है। और ये जो दो तरह के इतिहास है ना, उसमें से एरिस्टोक्रेसी, रूलर वाला इतिहास पढ़ना शुरू करें, क्योंकि एक किसी महान सूफी ने कहा है कि जो रूलर है उसकी ना ही जात, उसका ना कोई धर्म, उसको केवल रूल करना है, ठीक है, शासन चलाना है और अपनी जनता के, और शासन
सुशासन चलाना है, कुशासन चलाने के बाद का आइडिया भी भूल जाइए। आपको जो है वो, अगर आप एक एडमिनिस्ट्रेटर बन रहे हैं तो ये मत सोचिए मुझे गाड़ी मिलेगी, बंगला मिलेगा और सारे एमोल्यूमेंट्स मिलेंगे, अब तो जिंदगी सेट है। अगर आप इस एम्बिशन के साथ अगर आप बनना चाह रहे हैं ना सिविल सर्वेंट, तो आप ज़्यादा लंबा करियर नहीं निभा पाएंगे, फ्रस्ट्रेट हो जाएंगे जल्दी। सिविल सर्वेंट है आप, लोक सेवक होंगे। लोक सेवा करने का अगर भाव आपके अंदर नहीं है, नेचुरली लोक सेवा करने का भाव नहीं है, कमीशन उन लोगों को ढूंढ रही है। कमीशन जो है वो, जो इंटरव्यू का जो प्रोसेस है उसमें यही देखना चाहती है कि कहीं हम किसी क्रूक को तो नहीं हायर कर रहे हैं, ऐसा तो नहीं है कि, क्योंकि देखिए जो सिविल का पेपर निकाल रहा है वो इंटेलिजेंट तो है ही। अब इंटेलिजेंस जो है, जो इंटेलिजेंस है वो नेगेटिव साइड भी तो जा सकती है। तो जो कमीशन के जो इंटरव्यू का जो बोर्ड है, उनका जो पैनल है, वो यही चीज जज कर रहे होते हैं कि आप में इस तरह की कोई क्रूकनेस, कोई इस तरह की क्रिमिनल टेंडेंसीज तो नहीं है कि आगे जाकर कहीं आप घपले कर रहे हो। फायदा क्या हुआ इतना जो है वो आपको ट्रेनिंग देने का, और सरकार का 18 महीने आपको जो है वो लवासना बिठा के ट्रेनिंग में खर्च करने का, फिर उसके बाद आपको इतनी सिक्योरिटी और इतने एमोल्यूमेंट्स प्रोवाइड करने का कि आप लोक सेवा ही ना करें। तो समझ रहे हैं आप? तो वो तटस्थता जनरेट करनी पड़ेगी, ठीक है। एक सिविल सर्विस का आपको भाव जो है वो लाना पड़ेगा आपके अंदर, ठीक है। तो मैं ये चाहता हूं कि ये धीरे धीरे ये जो सिविल सर्विसेज की जो तैयारी है ना, ये एक पूरा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट है। इतिहास आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है? केवल यहां पर आपको फैक्ट्स रटने नहीं है, आपको समझना है। आपको अंग्रेजों की पॉलिसीज समझनी है, आपको इन पॉलीगरों की पॉलिसीज समझनी है। आपको देखना है कि शासक किस तरह सोचता है, जमींदारों ने किस तरह सोचा। आपको इतिहास से सीख लेनी है ताकि आप भविष्य और प्रेजेंट के लिए फैसले ले सकें। इसलिए इतिहास को पढ़ा जाता है, राइट। आगे देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिएगा। ये हमारा जो है वो यहां पर खत्म होता है। अब हम आगे बढ़ेंगे। अपराइजिंग्स इन भिवानी की अपराइजिंग्स देखते हैं। इन 1809 द जाट्स ऑफ हरियाणा ब्रोक इनटू रिबेलियन। द जाट्स फोर्टिफाइड देमसेल्व्स इन भिवानी। भिवानी एक जगह है हरियाणा में, एक जिला है। एंड मेड अ स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। अ ब्रिगेड ऑफ ऑल आर्म्स विद अ पावरफुल बैटरिंग रैम वाज रिक्वायर्ड टू सप्रेस द रिवोल्ट। पावरफुल बैटरिंग रैम। बैटरिंग रैम क्या होता है? एक आपने देखा होगा मूवीज में, किले का दरवाजा तोड़ने के लिए एक बहुत बड़ा लोग होता है लकड़ी का, उसको जो है वो मारा जाता है दरवाजा, उसको कहा जाता है बैटरिंग रैम, ठीक है। रैम वैसे तो भेड़ को कहा जाता है, और बैटरिंग का मतलब होता है टक्कर मारना, और भेड़ जो है वो टक्कर मारती है, इसको बैटरिंग रैम कहा जाता है। तो उसी तरह किले का दरवाजा या दीवारें तोड़ने के लिए जो वो बड़े बड़े लोग होते हैं, उनको बैटरिंग रैम कहा जाता है। या हाथियों को भी बैटरिंग रैम की तरह यूज किया गया है, ठीक है। लोहगढ़ के किले का ये एक एग्जाम्पल मिलता है, हाथी का इस्तेमाल किया जाता था किले के दरवाजे तोड़ने के लिए, ठीक है। खैर, लेकिन बैटरिंग रैम का अंग्रेजों ने यूज किया, किले को तोड़ा और फिर जाटों को सबडू किया, ठीक है। तो अपराइजिंग इन भिवानी, आप कहानी को जोड़ेंगे वही आपको मिलेगा इसमें भी, कि अंग्रेजों ने जो टैक्स सिस्टम लगाया, जो रेवेन्यू सिस्टम अंग्रेजों ने सेटअप किया, जो भारतीय उस समय के वहां के कौन थे, जो भी किसान थे हरियाणा के, जमींदार थे, उनको समझ नहीं आया। वो ज़्यादा समय तक वो टैक्सेस नहीं दे सके, अंग्रेजों के साथ ठीक से कॉरस्पॉन्ड नहीं कर सके, रिबेल कर दिया उन्होंने, और अंग्रेजों ने उनकी रिबेल को कुचला है, ठीक है। सो दिस वाज द अपराइजिंग इन भिवानी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं दीवान वेलुथम्पी का रिवोल्ट, ठीक है। देखिएगा, दीवान वेलुथम्पीज रिवोल्ट 1808 से 1809। The East India Company's harsh conditions imposed on the state of Travancore after both of them agreed to a subsidiary alliance arrangement under Wellesley in 1805 caused deep resentment in the region. फिर सुनिएगा, ईस्ट इंडिया कंपनीज हार्श कंडीशंस imposed on state of Travancore। मैंने बोला ना, त्रावणकोर, तंजावुर, कोचीन, इन सबको अंग्रेजों ने अपने कंट्रोल में लिया धीरे धीरे करके, ठीक है। तो त्रावणकोर के साथ उन्होंने क्या किया, समझ ही सकते हैं आप, सब्सिडरी अलायंस, ठीक है, वेलेस्ली के अंडर 1805 में। और सब्सिडरी अलायंस जो है वो मजबूरी में भारतीय शासकों को करनी पड़ती थी,
और अंग्रेजी सरकार या ब्रिटिश गवर्नमेंट जो है वो उस मजबूरी में फंसाने की कोशिश हमेशा करते रहते थे। सो सब्सिडरी अलायंस जो है वो मोमेंटरली सिचुएशन से एस्केप के तौर पे इस्तेमाल किया भारतीय शासकों ने, और अंग्रेजों के द्वारा उस मोमेंट में उस मजबूरी में फंसाने का जो है वो एक जरिया भी बनाया सब्सिडरी अलायंस को। ठीक है, अंग्रेजों ने। द रूलर वॉज नॉट एबल टू पे द सब्सिडी एंड फेल इन एरियर्स। अब देखिए, अंग्रेज जो है वो बैंकिंग का सिस्टम उन्होंने मतलब सीख लिया था डचेस से। डचेस ने बैंकिंग स्टॉक मार्केट जो है वो बढ़िया एस्टेब्लिश कर दिया था। ठीक है, सो अंग्रेज जो है वो भली भांति जानते थे कि हम जो टैक्सेस इन पर लगा रहे हैं ना, उनको ये नहीं दे पाएंगे, यानी और जो सब्सिडी देनी है ना, सैनिकों को तैयार रखना है। त्रावणकोर जो है वो कोस्टल लाइन पर है, बहुत सारे वहां पर पोलीगर हैं। ठीक है, आरकोट के पोलीगर हैं, ऊपर मराठा हैं। ठीक है, मैसूर में और भी जमींदार हैं। तो प्लस जो त्रावणकोर की या जो दक्षिण भारत, फॉर दैट मैटर दक्षिण भारत के जो भी जमींदार हैं वो मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, अमीर हैं। उनसे लड़ने के लिए बड़ी सेनाएं वहां पर डिप्लॉय करके जो है वो रखना जरूरी है। सो दैट मीन्स बड़ी सेना का खर्चा भी बड़ा होगा। ठीक है, और जो त्रावणकोर के शासक थे वो खर्चा जो है वो नहीं दे सके, तो वो एरियर में फंस गए। एरियर का मतलब क्या है कि जो ड्यू बच जाता है पिछला, वो देना पड़ता है, उस पर जो है वो और जो है वो ब्याज लगकर वो एरियर बढ़ता जा रहा था। ठीक है, द ब्रिटिश रेजिडेंट ऑफ त्रावणकोर वाज मेडलिंग इन द इंटरनल अफेयर ऑफ द स्टेट। अब देखिए अंग्रेज क्या करते थे, पहले करेंगे सब्सिडरी अलायंस, सब्सिडी की जो सब्सिडी है वो इतनी महंगी होगी, शासक नहीं दे पाएगा, शासक एरियर में फंस जाएगा। 2-3 साल बाद अंग्रेज क्या कहेंगे कि चलो कोई बात नहीं, अपनी जमीन का इतना हिस्सा हमारे नाम कर दो। अब मजबूरी में शासक को करना पड़ेगा, क्या करे। थोड़े साल बाद फिर वही सिचुएशन होगी, फिर कोई इंपॉर्टेंट हिस्सा और जो है वो अंग्रेज अपने नाम करवा लेंगे। धीरे धीरे ऐसी हालत आ जाएगी कि उस शासक को अंग्रेजों के खिलाफ रिबेल करना पड़ेगा। फिर अंग्रेज बोलेंगे कि अच्छा तुमने सब्सिडरी अलायंस को उल्लंघन किया है, अब हम अपनी सेना का इस्तेमाल करेंगे तुम्हारे ऊपर, क्योंकि लीगल कारण भी तो देना जरूरी है ना। अंग्रेज बगैर लीगल कारण के, आप हजारों लोगों को बगैर कोई लीगल कारण दिए उनको मोटिवेट नहीं कर सकते ना अपने लिए मरने के लिए, राइट। वैसे तनख्वाह भी एक बहुत बड़ा जो है वो कारण था उस समय भारत में, लेकिन दक्षिण भारत के लोग जो हैं वो रिलेटिवली जो है वो प्रॉस्पर थे उत्तर भारत के लोगों से, या दक्षिण भारत की पेजेंट्री जो है वो उत्तर भारत की पेजेंट्री से रिलेटिवली प्रॉस्पर थी। इसलिए सैनिक जो है वो उत्तर भारत से भी लाए गए थे दक्षिण भारत में लड़ने के लिए। खैर, इसको किसी अलग पॉइंट में डिस्कस करेंगे, लेकिन जब मैं आपको ब्रिटिश आर्मी, इस पर अगर मैं एक स्पेसिफिक टॉपिक अगर कभी लेकर आऊंगा तो उसमें एक्सप्लेन करूंगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, द हाई हैंडेड एटीट्यूड ऑफ द कंपनी कंपेल्ड प्राइम मिनिस्टर और दलवा, जिसे दीवान कहते हैं फारसी में, वेलुथम्पी टू राइज अगेंस्ट द कंपनी असिस्टेड बाय नायर ट्रूप्स। नायर जो है वो वहां की एक जाति है। वेलुथम्पी एड्रेस्ड अ गैदरिंग इन कुंडारा ओपनली कॉलिंग फॉर टेकिंग अप आर्म्स अगेंस्ट ब्रिटिश टू आउस्ट देम फ्रॉम द नेटिव सॉइल। अब कुंडारा जो है वो आज भी मौजूद है, और दिस वॉज लेटर नोन एज कुंडारा प्रोक्लेमेशन। तो दीवान वेलुथम्पी या दलवा वेलुथम्पी कुंडारा में लोगों को जागरूक कर रहे हैं। उन्होंने वहां पर जो है वो मीटिंग करी, और वहां के जो लोकल जमींदार हैं उनको बोला कि मैं जो है वो रिबेल कर रहा हूं, मेरे पास इतने 500-700 सैनिक हैं, आप आइए जुड़िए, अपने 5-7 हजार सैनिक हम जोड़ लेते हैं और अंग्रेजों को यहां से भगा देंगे हम। ठीक है, ये उनकी स्कीम थी। देयर वॉज लार्ज स्केल रिबेलियन अगेंस्ट द ब्रिटिश एज ए रिजल्ट। A large military operation had to be undertaken to restore peace. Maharaja of Travancore had not wholly supported the rebellion and defected to the side of the company. ठीक है, Veluthampi killed himself to avoid capture. The rebellion petered out. महाराजा ऑफ त्रावणकोर, उसने वेलुथम्पी का साथ नहीं दिया। वेलुथम्पी वॉज अ दीवान। ठीक है, महाराजा ऑफ त्रावणकोर उसने जो है वो वेलुथम्पी का साथ नहीं दिया। महाराजा ऑफ त्रावणकोर जब अंग्रेजों के साथ जुड़ गया, और वेलुथम्पी ने अंत में खुद को मार लिया, क्योंकि वो अंग्रेजों के कंट्रोल में नहीं आना चाहता था। अंग्रेज उसे कैप्चर करते, टॉर्चर करते, उसको पब्लिकली जो है वो हैंग करते। तो ये एक पब्लिक मैसेज जाता, अगर वेलुथम्पी को पब्लिकली हैंग किया जाता तो ये जनता में मैसेज जाता कि देखो वेलुथम्पी के साथ ऐसा हुआ तो हम नहीं करें, डर बैठाने के लिए लोगों के अंदर। तो ये जो डर बैठाने वाला जो सीन है ना, ये जो ब्रिटिश चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च है, ये मिडल टाइम से, डार्क एजिस से जो है वो करते आ रहे थे, इसलिए वहां पर रेनेसांस भी आया और चेंज हुई वो सब चीजें।
ठीक है, तो वो आपको वर्ल्ड हिस्ट्री में कराऊंगा ही वो चीजें, राइट। सो दिस वाज द रिवॉल्ट बाय दीवान वेलुथम्पी, आज हमने समझा। आगे बढ़ते हैं अब। ऑल राइट, तो आइए अंत में आज के सेशन को कंक्लूड करते हैं। सो आज के सेशन में हमने वही कॉन्सेप्ट, राइट, ब्रिटिश जो इकोनॉमिक पॉलिसी है, और वो क्या कर रहे हैं, उन्होंने जो ओल्ड ऑर्डर है जमींदारी और रायत और रूलिंग क्लास का, उसको रिप्लेस करके एक नया ऑर्डर लाया। उसके खिलाफ जो रिबेलियंस हुए, उन कुछ रिबेलियंस को आज हमने समझा, 5-7 रिबेलियंस आज हमने देखे, ठीक है। अब एक और सेशन में एक लाऊंगा, ठीक है, और वो तीसरे सेशन में हम बाकी के बचे हुए रिबेलियंस कवर कर लेंगे। फिर उसके बाद हम पीजेंट रिवॉल्ट में जाएंगे, ट्राइबल अपराइजिंग्स में जाएंगे। तो ये कभी 2-3 और टॉपिक जो है वो काफी लंबा टॉपिक है, और मैं चाहता हूं कि आपको मैं बारीकी से समझाऊं इन चीजों को आंसर राइटिंग में, क्योंकि इन पे सवाल बनते रहे हैं। मेंस में इन पर जो है वो घुमा फिरा के सवाल पूछा जाता है, चाहे यूपीएससी हो चाहे स्टेट के हो, ठीक है, पूछे जाते हैं इन पे घुमा फिरा के सवाल। तो आपको जो है वो समझ होनी बहुत अनिवार्य है, क्योंकि इन टॉपिक्स के माध्यम से हमें ब्रिटिश की अंग्रेजों की इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर भी जो है वो कॉन्सेप्ट क्लियर होता जा रहा है। इसीलिए थोड़ा सा इनको डिटेल में समझना अनिवार्य है। आज का सेशन आपको कैसा लगा मुझे तुरंत कमेंट के माध्यम से बताएंगे, राइट। आगे आने वाले सेशंस को मैं यहीं से इसी टॉपिक को आगे जो है वो कंटिन्यू करूंगा। कमेंट में जो सवाल मैंने बीच बीच में पूछे हैं उनका जवाब दीजिएगा। प्रीवियस सेशंस आपने नहीं देखे हैं तो मैं बार बार बोलता हूं, प्लेलिस्ट ढूंढिए मेरी। अगर आप यूट्यूब के सर्च बार पर सिंपली मेरा नाम लिखेंगे आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट पे जाइए, पिछले सेशंस को देखिए, उस फिलॉसफी के जो भी पूरा स्फीयर है उसको जो है वो आइए उस स्फीयर के अंदर देखिए हम जो है वो किस तरह फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को जोड़ते चले जा रहे हैं और बहुत बारीकी से हम चीज़ों को समझ रहे हैं, राइट। सो आज के सेशन को मैं यहाँ कंक्लूड करता हूँ। अगर आप सिविल सर्विस एग्जामिनेशन के लिए थॉरली प्रिपेयर करना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि एक कोर्स आपके पास अवेलेबल हो, स्टडी IQ की एप्लीकेशन को इंस्टॉल कीजिए। उस एप्लीकेशन पर एक कोर्स अवेलेबल है, मेक श्योर यू चेक दैट आउट। द लिंक फॉर द एप्लीकेशन इज इन द डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस वीडियो। सो आज के वीडियो को मैं यहाँ पर कंक्लूड करता हूँ। मेरा नाम है विशाल चौहान, मैं मिलूंगा आपसे अगले सेशन में, इसी को आगे हम कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, टेक केयर।